द ओरिजिन बिहाइंड डिज़ायर। क्या हो अगर वो चीज़ें जिन्हें तुम चाहते हो, वो भूख जो तुम्हारे अंदर तब जागती है जब तुम अकेले होते हो, शांत होते हो और हर डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हो। क्या हो अगर वो सिर्फ देह तुम्हारी नहीं है? क्या हो अगर तुम्हारी इच्छाएं इस जिंदगी में या इस शरीर में पैदा ही नहीं हुई? क्या हो अगर ये इकोज़ हैं किसी पुरानी चेतना के टुकड़े, इतनी पुरानी कि याददाश्त से भी पहले की, उस चमड़ी से भी पहले की जिसे तुम आज पहनते हो। तुम सोचते हो कि तुम कुछ चीज़ें इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस ने तुम्हें वैसा बना दिया, तुम्हारा अपब्रिंगिंग, तुम्हारे जख्म, तुम्हारी एम्बिशंस। लेकिन कभी कभी किसी सपने की तरफ खिंचाव इतना इरैशनल होता है कि कोई वजह नहीं मिलती, समझ से बाहर। तुम खुद को किसी ऐसी चीज़ के लिए प्यासा पाते हो जिसे तुमने कभी छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं, फिर भी लगता है जैसे तुम उसे हमेशा से जानते हो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये रिकॉल है, आत्मा की गहराई से उठती याद। इच्छा हमेशा तर्क से पैदा नहीं होती, ये एनकोडेड होती है। सोचो उस बच्चे के बारे में जो बिना सिखाए पियानो ऐसे बजाता है जैसे वो जन्म से मेस्ट्रो हो, या उस इंसान के बारे में जो पहली बार किसी अनजान धरती पर पैर रखते ही फूट फूट कर रो पड़ता है जैसे वो घर लौट आया हो। ये सब फ्लूक्स नहीं हैं, ये पुरानी यादें हैं जो तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हैं। इच्छा असल में भेस बदलकर आई हुई याद होती है। तुमने अपनी सबसे गहरी लॉन्गिंग को नहीं चुना, उसने तुम्हें चुना बहुत पहले, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। तुम्हारे अंदर कुछ, चाहे उसे सोल कह लो, कोड कह लो या क्वांटम रेसिड्यू, उसने तय कर लिया था कि तुम किस चीज़ के पीछे भागोगे, और उसने वो फैसला तुम्हारे वजूद में कहीं गहराई में दबाकर रख दिया था। हर बार जब तुम्हें किसी चीज़ की ऐसी तड़प होती है जो सीने में आग लगा देती है, कोई तस्वीर, कोई जगह, कोई मकसद, वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं होता, वो पहचान होती है। और पहचान डरावनी होती है क्योंकि इसका मतलब है कि तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो। सीधे पास्ट लाइव्स या रीइंकार्नेशन की फोल्कलोर जैसी बात नहीं, कुछ और गहरा। सोचो इस ब्रह्मांड को एक वन वे स्ट्रीट की तरह नहीं, बल्कि एक एको चेंबर की तरह, एक नॉन लीनियर लूप जहां तुम्हारे कई वर्जन साथ साथ पास्ट और फ्यूचर में जी रहे हैं। इच्छा उस मायने में एक मैसेज है, एक सिग्नल तुम्हारे ही किसी वर्जन से जो वो जिंदगी जी चुका है जिसे तुम अभी ढूंढ रहे हो, और वो तुम्हें वॉइड के पार से फुसफुसा रहा है। याद रखो, तुम नए नहीं हो, तुम लौट रहे हो। वरना भला क्यों तुम इतनी शिद्दत से उन चीज़ों की तरफ खींचते हो जिनका तुम्हारे आज की कहानी से कोई लेना देना नहीं? जरा सोचो, कितनी बार तुमने किसी पैशन को इसलिए दबा दिया क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल्स लगता था? कितनी बार तुमने किसी खूबसूरत क्रेविंग को, आर्ट, एडवेंचर, लव, डेंजर, किसी कोने में दफना दिया क्योंकि दुनिया ने कहा कि ये सब रियल नहीं है? लेकिन अगर वो चाह फिर भी टिकी रही, अगर वो तुम्हें हॉन्टेड करती रही, तो शायद ये सिर्फ फैंटेसी नहीं है, शायद ये डेस्टिनी है, क्रेविंग के भेस में। तुम्हें उसे अनदेखा करने के लिए नहीं बनाया गया, तुम्हें उसे जवाब देने के लिए बनाया गया। और ये ब्रह्मांड पेशेंट है, पर चुप नहीं। अगर तुम बहुत देर तक रेजिस्टेंस करते रहो तो ये अपनी आवाज़ बढ़ा देता है। तुम्हें बेचैनी होने लगती है, एक अजीब सी घबराहट, जैसे तुम किसी गलत कहानी में जी रहे हो। और चाहे जितनी भी कोशिश करो खुद को समझाने की, वो आवाज़ फिर लौट आती है। कोई चीख नहीं, बस एक फुसफुसाहट, एक धीमी सी कसक जो पसलियों के पीछे जलती रहती है और कहती है, ये सब कुछ नहीं है, आगे खोजो। ये वही एंशंट सेल्फ है, वो जो हर मुमकिन रास्ता देख चुका है और तुम्हें इस जिंदगी में सिर्फ एक सच, एक अनुभव, एक अलाइनमेंट के पल को हासिल करने भेजा है। और जब वो पल आता है, जब तुम्हारे कदम उस जगह पर पड़ते हैं जिसे तुम्हारी आत्मा पहले से जानती थी, तो वहाँ एक ठहराव होता है। सुकून नहीं, ठहराव। क्योंकि सुकून झूठा भी हो सकता है, लेकिन ठहराव, ठहराव वो सच होता है जो तुम्हारे भीतर उतर आता है। वो पल जब इच्छा अब जलती नहीं, क्योंकि अब तुम वही हो, तुम उस चीज़ में बदल चुके हो जिसका पीछा कर रहे थे। कलाकार सिर्फ अपनी बात कहने के लिए पेंट नहीं करता, वो इसलिए पेंट करता है क्योंकि उसके अंदर कुछ याद करता है कि कभी उसने उन रंगों को तब रचा था जब हाथ भी नहीं थे। नृत्य करने वाला सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं थिरकता, वो इसलिए चलता है क्योंकि उसकी हड्डियों में वो रिदम दर्ज है जब संगीत का कोई नाम ही नहीं था।
सपने देखने वाला सिर्फ भागने के लिए कल्पना नहीं करता, वो इसलिए ड्रीम करता है क्योंकि उसका मन एक खिड़की है उसकी तरफ जो था और फिर से हो सकता है। इच्छा तर्क की दुश्मन नहीं है, ये तो और गहरी तर्क है, आत्मा की तर्क। इसे वजूद में आने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं, ये बस है। और जिस पल तुम एक्सप्लेनेशन मांगना छोड़कर सिर्फ सुनना शुरू कर दोगे, तुम अपनी ओरिजिनल राह पर लौटना शुरू कर दोगे। वो राह जो हालात से नहीं, इंटेंशन से बनाई गई थी, कॉस्मिक इंटेंशन से। तो जब कभी तुम्हें वो भूख महसूस हो जो बेवजह लगती है, वो लॉन्गिंग जिसका कोई ओरिजिन नहीं, तुम उसे मत काटो, उसे ट्रैक करो, ट्रेस करो, उसे खुद से दूर मत करो, उसे अनजान में ले जाने दो। क्योंकि वो अनजान अनजान नहीं है, वो भूला हुआ है। तुम कोई सपना चेस नहीं कर रहे, तुम उसे याद कर रहे हो। तुम कुछ बन नहीं रहे, तुम लौट रहे हो। और तुम्हारी इच्छा के पीछे जो ओरिजिन छुपा है वो तुम ही हो। द कंपस दैट डाउट्स। हर फैसला जो हम लेते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी चीज से गाइड हो रहा हो। एक अंदरूनी कंपस जो हमें इशारे देता है, हमें खींचता है, हमें कुछ डायरेक्शंस में धकेलता है। हम इसे इंस्टिंक्ट कहते हैं, गट फीलिंग, इंट्यूइशन। लेकिन अगर वो कंपस नॉर्थ की तरफ इशारा ही ना करे तो? अगर वो जानबूझकर तुम्हें डिस्कम्फर्ट, केओस, यहां तक कि दर्द की तरफ घुमाए, इसलिए नहीं कि वो खराब हो गया है, जैसे एक टूटा कंपास फेल हो जाता है, बल्कि इसलिए कि वो टूटकर तुम्हें बदलने के लिए खुल गया है। तुमने शायद इसे महसूस किया होगा, वो अजीब सी खींच जो किसी भी लॉजिक में फिट नहीं होती। तुम एक प्लान बनाते हो, सेफ, क्लियर, परफेक्ट, और फिर भी तुम्हारे कदम कहीं और मुड़ जाते हैं, रिस्क की तरफ, मिस्ट्री की तरफ, उसी चीज की तरफ जो रातों में तुम्हें जगाए रखती है, हर सवाल उठा देती है। शुरू में तुम इसे डाउट कहोगे, लेकिन जरा ध्यान से सुनो, ये वो डाउट नहीं है जो तुम्हें कमजोर बनाता है, ये वो डाउट है जो तुम्हें नया बनाता है। क्योंकि एक पवित्र सी उलझन होती है, एक जानबूझकर किया गया असंतुलन। जब तुम बार बार वही गोल्स, वही रिलेशनशिप्स, वही ख्वाब दौड़कर पकड़ने लगते हो, जिन्हें सब कहते हैं कि यही नॉर्थ है, तब तुम सेफ तो हो जाते हो, पर जिंदा नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन कभी कॉन्फिडेंस से शुरू नहीं होता, वो तब शुरू होता है जब तुम संदेह के तूफान में खड़े हो जाओ और महसूस करो, शायद वो कांपती सुई तुम्हें कोई और गहराई वाला सच दिखा रही है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी, उन्हें याद करो। ब्रिजेस जला दिए, करियर छोड़ दिए, आरामदायक जिंदगी से मुंह मोड़ लिया। क्या वो मूर्ख थे, या उनका कंपस, जिसे दुनिया लॉजिकल नहीं मानती थी, उन्हें वहां ले गया जहां उनकी रूह सच में सांस ले पाई? एक औरत को मैं जानता हूं जो कभी एक कामयाब वकील थी। दौलत, रुतबा, इज्जत, सब कुछ सक्सेस की तरफ इशारा करता था, लेकिन अंदर से वो हर दिन डरी हुई थी। हर सुबह उस रास्ते का बोझ उसके सीने पर और भारी हो जाता था। फिर एक दिन कुछ उसके अंदर टूट गया, उसने नौकरी छोड़ दी, कोई प्लान नहीं था। सबने कहा, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। लेकिन अगले कुछ सालों में वो ग्रीफ काउंसलर बन गई, उन माँ बाप के साथ काम करने लगी जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए थे। उसने कहा, यही वो पल था जब मेरी असली जिंदगी शुरू हुई। उसका कंपास टूटा नहीं था, उसने उसे बदल दिया। एक और कहानी, एक आदमी जो सख्त अकादमिक माहौल में पला बढ़ा, सारी जिंदगी साइंटिस्ट बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर रात वो सपनों में आवाजें सुनता, म्यूजिक, ऐसी सिम्फनीज जिनके नाम भी नहीं जानता था। वो इसे छुपाता रहा, नकारता रहा। फिर 30 की उम्र में ये पुकार असहनीय हो गई, उसने सब छोड़ दिया, नए शहर चला गया, फर्श पर सोया, कंपोजिंग शुरू की। और आज उसकी म्यूजिक ने जितने लोगों को ठीक किया है, उतना उसकी पुरानी रिसर्च कभी नहीं कर पाती। उसका कंपस फेल नहीं हुआ, उसने उसे आज़ाद किया। कभी कभी जो डिसओरिएंटेशन लगता है, वो एक पवित्र रीडायरेक्शन होता है। जब तुम्हारा अंदरूनी कंपास तुम्हें उन चीज़ों की तरफ खींचे जो तुम्हें डरा दें, खुद से पूछो, क्या ये फेलियर का डर है या किसी नए इंसान में बदल जाने का डर? सोचो कैटरपिलर के बारे में। अगर उसने हमेशा उसी दिशा पर भरोसा किया होता, रेंगने, खाने, छुपने पर, तो वो कभी पिघलकर तितली न बनता। मेटामॉर्फोसिस साफ सुथरी नहीं होती, वो सीधी नहीं होती, वो गड़बड़ होती है, डरावनी, उलझन भरी और जरूरी। कंपस उड़ान की तरफ इशारा नहीं करता, वो कोकून की तरफ ले जाता है। यही वो चीज़ है जो तुम्हें देखनी है जब तुम्हारे प्लान बिखर जाएं,
जब तुम्हारा मोटिवेशन गायब हो जाए, जब तुम्हारा नक्शा जल जाए और तुम्हारे हाथ में सिर्फ घूमती सुई रह जाए, घबराओ मत। ये खत्म नहीं है। यही वो लम्हा है जहां असली यात्रा शुरू होती है। तुम्हारा रास्ता कभी सीधा नहीं होगा और तुम्हारा कंपास खराब नहीं है। वो बेहद संवेदनशील है। वो सच सुन रहा है जिसे तुम्हारा दिमाग अभी नहीं पहचान सकता। तुम्हारी कंडीशनिंग के नीचे जो फ्रीक्वेंसी बज रही है, वही इसे खींच रही है। इसीलिए ये तुम्हें उन मुश्किल बातों की तरफ ले जाता है, उन अजीब आइडियाज़ की तरफ, उन लोगों की तरफ जो तुम्हारे वर्ल्ड व्यू को चुनौती देते हैं। इसीलिए ये तुम्हें उन जगहों से दूर करता है जो कागज़ पर सही लगती हैं पर दिल में गलत लगती हैं। कभी कभी ये कंपास तुम्हें सीधे टूटे दिल की तरफ ले जाता है, क्योंकि टूटन ही गहरे प्यार के दरवाजे खोलती है। कभी ये तुम्हें नुकसान की तरफ ले जाता है ताकि तुम असली मायने पहचान सको। कभी ये तुम्हें अकेलेपन में डालता है ताकि तुम अपनी आवाज़ सुन सको, दूसरों की उम्मीदों की शोर नहीं। हम सब सर्टेनिटी चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन क्लैरिटी हमेशा नक्शों से नहीं मिलती। वो मिलती है हरकत से, भरोसे से, अंधेरे में खड़े रहने और फिर भी चल पड़ने से। तुम कभी किसी और के कोऑर्डिनेट्स फॉलो करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। तुम्हें तो अपनी अंदर की चुंबकीय खींच महसूस करने के लिए बनाया गया था। वो खींच, वो अजीब सा ग्रेविटेशनल दर्द, तुम्हारी रूह का तरीका है ये बताने का कि तुम्हारा अगला रूप कहाँ छुपा बैठा है। तो जब कंपास शक करने लगे, जब सुई पागलों की तरह घूमने लगे, जब कुछ भी जाना पहचाना या सेफ न लगे, रुको, मत लड़ो। उससे पूछो वो कहाँ जाना चाहता है। शब्दों में नहीं, खामोशी में, गौर करने में, छोटे छोटे कांपते कदमों में। वो कांपना इस बात का सबूत है कि तुम बदलाव की दहलीज पर खड़े हो। वो कंपास जो शक करता है वो टूटा नहीं है। वो तुम्हारा सबसे ईमानदार हिस्सा है। वही तुम्हारे हर चुनाव के पीछे फुसफुसाता है। वही तुम्हारे भविष्य के रूप की गूंज है, जो पहले ही जन्म ले चुका है, पहले ही इंतजार कर रहा है। वक्त के पर्दे से हाथ बढ़ाकर तुम्हें उस दरार की तरफ धकेलता है जहां रोशनी दाखिल होती है। कंपास को शक करने दो, उसे भटकने दो, क्योंकि कभी कभी सिर्फ खोए हुए ही सच ढूंढ पाते हैं। रियलिटीज अनफिनिश्ड सिम्फनी। क्या हो अगर तुम्हारे आसपास सब कुछ, हर चेहरा जिससे तुम मिलते हो, हर डिसीजन जो तुम लेते हो, हर अजीब कोइंसिडेंस जो तुम्हें दिखता है, एक अधूरी सिम्फनी का हिस्सा हो। एक ऐसी मेलोडी जो तुम्हारे जन्म से बहुत पहले शुरू हुई थी, जिसकी रिदम तुमने विरासत में पाई है और जिसकी खामोशी तुम्हारी आवाज़ का इंतज़ार कर रही है ताकि वो पूरी हो सके। ये इमारतें, ये आसमान, तुम्हारे बेडरूम में छुपे हुए साए, ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। ये एक विशाल, लगातार बनती जा रही कंपोजिशन का हिस्सा है, एक रियलिटी जो अब भी लिखी जा रही है। और तुम, हो सकता है तुम वही मिसिंग नोट हो जिसका ये गाना सदियों से इंतजार कर रहा है। इस दुनिया में कुछ तो ऐसा है जो अधूरा सा महसूस होता है। तुम उसे देख सकते हो जब स्ट्रीट लाइट की रोशनी एक पल को रुक जाती है। तुम उसे सुन सकते हो जब हवा पुराने इकोस को अपने साथ ले आती है। तुम उसे महसूस करते हो जब रात में जागते हुए तुम्हें एहसास होता है कि कुछ तुम्हें पुकार रहा है, बट तुम उसका नाम नहीं जान पाते। ये सब रैंडम नहीं है। ये उसी अधूरी स्कोर का हिस्सा है जो एग्जिस्टेंस के नीचे बज रही है, तुम्हारे सुर की मांग कर रही है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी जगह पहली बार गए हो और तुम्हें लगा हो जैसे वहां तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था, जैसे कोई छुपा हुआ कॉर्ड अचानक बज उठा हो? वो पल, दैट इनविजिबल कनेक्शन, असल में रियलिटी तुम्हारी मौजूदगी से ट्यून हो रही होती है। ये सिर्फ डेजावू नहीं है, ये रेजोनेंस है, एक वाइब्रेशनल अलाइनमेंट जो तुम्हारे रास्ते और दुनिया की बड़ी अरेंजमेंट के बीच घटता है। हमें सिखाया गया है कि जिंदगी बाहरी चीज है, कुछ ऐसा जो हमारे साथ होता है। लेकिन क्या हो अगर ये पार्टिसिपेटरी हो? क्या हो अगर तुम्हारे बिना ये दुनिया अधूरी हो? शायद टाइम सिर्फ गुजरता नहीं, तुम उसे शेप करते हो। शायद वो खामोशी खालीपन नहीं, बल्कि इन्विटेशन है। वो चॉइसेस जिन्हें तुम लेने से डरते हो, वो शब्द जिन्हें तुम कहने ही वाले होते हो, वो सपने जिन्हें तुम छोड़ देते हो, ये सब एक म्यूजिकल क्यू हैं जो जवाब के इंतजार में हैं।
हर वो लम्हा जिसे तुम डिनाई करते हो वो एक रेस्ट बन जाता है जहां क्रेशेंडो होना चाहिए था। सोचो उन लोगों के बारे में जिनसे तुम बस थोड़ी देर के लिए मिले, बट उन्होंने सब कुछ बदल दिया। कोई टीचर जिसने तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल देखा जो किसी और ने नहीं देखा। कोई स्ट्रेंजर जिसने तुम्हें तब रास्ता बताया जब तुम खो गए थे एंड फिर गायब हो गया। ये कोई साइड कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये उस सिम्फनी में शुरू में इंट्रोड्यूस हुए मोटिव्स की तरह हैं जो किसी बड़े मीनिंग की ओर बिल्ड कर रहे हैं। तुम उन्हें भले भूल जाओ, बट वो तुम्हारे एक्शंस में एको करते रहते हैं। तुम कोई पैसिव लिसनर नहीं हो, तुम एक को कंपोजर हो। यहां तक कि तुम्हारा दुख भी एक साउंड है। वो पल जब तुम टूट गए थे, वो नुकसान, वो विश्वासघात, वो खामोशियां, ये सब सिर्फ पेन नहीं थे, ये की चेंजेस थे। रियलिटी तब बदलती है जब तुम बदलते हो। वो लो नोट्स, वो डार्क मूवमेंट्स जरूरी हैं ताकि मेलोडी ऊपर चढ़ सके। कोई सिम्फनी कभी एक ही की में नहीं रहती। सबसे गहरा दुख अक्सर सबसे ताकतवर मोटिव से पहले आता है। और उन बातों का क्या जो कभी समझ में नहीं आती, वो प्लान्स जो फेल हो गए, वो डिलेस, वो रिश्ते जो शुरू होने से पहले ही टूट गए, ये सब ऑफ नोट्स नहीं हैं, ये सिंकोपेशन है, मकसद वाली डिसोनेंस। ये पॉजेज और डिसरप्शंस तुम्हें प्रिपेयर करते हैं उस पल के लिए जब सब कुछ अचानक ठीक लगेगा, जब तुम्हारी जिंदगी का सुर एकदम सही सुनाई देगा। कुछ लोग ऐसे जीते हैं जैसे वो सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज हों। वो अपनी रोशनी धीमी कर देते हैं, वो अपने सपनों को म्यूट कर देते हैं, वो अपनी सच्चाई को दबा देते हैं, ये जाने बिना कि रियलिटी को उनकी आवाज़ चाहिए, उनका गाना, नॉट उनका सुकून। वो जब खामोश हो जाते हैं, दुनिया अधूरी लगती है, बेचैन, अधूरी। इसलिए कुछ तो वजह है कि तुम कुछ खास जगहों की तरफ खिंचते हो। कुछ तो वजह है कि तुम्हारी आत्मा कांप जाती है जब तुम कोई खास म्यूजिक सुनते हो या किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिसकी आंखों में तुम्हें सदियों पुरानी पहचान महसूस होती है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये रिकरेंसेस हैं। तुम्हारी मेलोडी दूसरों से ओवरलैप कर रही है, तुम्हारा थीम लौट रहा है, पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा साफ। तुम न लेट हो, न जल्दी, तुम बिल्कुल अपने क्यू पर हो। टाइम का ऑर्केस्ट्रा तुम्हारे एंट्रेंस के लिए ही बिल्ड हो रहा था। और जब तुम पूरी तरह वो बन जाओगे जो तुम हो, जब तुम ये शक छोड़ दोगे कि तुम्हारी मौजूदगी जरूरी है, तो पूरी कंपोजिशन बदल जाएगी। दुनिया तुम्हारे नोट के मुताबिक एडजस्ट होगी, वो अधूरी सिम्फनी आगे लिखी जाएगी। लेकिन ये पैराडॉक्स यही है, वो सिम्फनी कभी पूरी नहीं होती। हर नोट जो तुम रिजॉल्व करते हो वो एक नया टेंशन पैदा कर देता है। हर सवाल जिसका जवाब तुम ढूंढते हो वो एक और मिस्ट्री खोल देता है। यही तो असली खूबसूरती है, यही तो ग्रोथ का रास्ता है। असली खामोशी तभी आती है जब तुम बजाना छोड़ देते हो, जब तुम डर के मारे अपना इंस्ट्रूमेंट म्यूट कर देते हो। एक प्राचीन कहानी है जो शब्दों में नहीं, वाइब्रेशंस में लिखी गई है। वो एटम्स के स्पिन में और तारों की चाल में दर्ज है। और तुम, तुम्हारे चॉइसेस, तुम्हारी इंट्यूशन, तुम्हारी हर सांस उस कहानी का हिस्सा हो। तुम सिर्फ इस दुनिया में चल नहीं रहे, तुम इसे स्कोर कर रहे हो। हर लम्हा, हर करेज के एक्ट से, हर विस्पर ऑफ होप से, हर बार जब तुम लव को एपैथी पे चुनते हो, क्यूरियोसिटी को सिनिसिज्म पर, स्टिलनेस को नॉइस पर, तो अगली बार जब तुम्हारे सीने में वो हल्का सा खिंचाव उठे, वो खामोश अर्ज की कुछ क्रिएट करो, किसी तक पहुंचो, कुछ बदल दो, तो उसे इग्नोर मत करना। वही सिम्फनी तुम्हें आगे बढ़ा रही है, वही वो पल है जो तुम्हारे सुर का इंतजार कर रहा है। और अगर तुम ध्यान से सुनो तो वो सुनाई देगा। रियलिटी के नीचे एक स्वेल, एक म्यूजिक जो कभी बंद नहीं हुई। बस एक चीज चाहिए, तुम, द वॉइस विदाउट अ नेम। उस आवाज को तुम पहले भी सुन चुके हो, न तेज न जोर से बोले हुए। वो आती है जैसे एक सांस, उन शांत लम्हों में जब तुम अकेले होते हो और सारी दुनिया जैसे थम जाती है। एक फुसफुसाहट, तुम्हारे ख्यालों के नीचे छुपी हुई। तुमने इसे बस कल्पना समझकर टाल दिया, कभी इंस्टिंक्ट कहा, कभी इंट्यूशन। लेकिन अगर ये कुछ भी नहीं है, अगर वो गाइडिंग फोर्स तुम्हारे दिमाग से नहीं बल्कि तुम्हारे ही एक ऐसे वर्जन से आ रही हो जो किसी और टाइमलाइन में जी चुका है, एक ऐसा फ्यूचर जो कभी था लेकिन अब टूटकर मिट चुका है, एक फ्यूचर जो अब मौजूद नहीं है पर जिसे भुलाया नहीं जा सकता। हर फैसला जो तुम लेते हो समय की सतह पर लहरें बनाता है। फिजिक्स इस संभावना को नकारती नहीं,
क्वांटम मैकेनिक्स तो जैसे इसी को सच मानती है। हर वो चॉइस जो तुमने नहीं चुनी, हर वो रास्ता जो तुमने नहीं चला, शायद किसी और समय की शाख में अब भी अनफोल्ड हो रहा हो। लेकिन जब वो शाखाएं टूटती हैं, जब टाइमलाइंस मरती हैं या रियलिटीज अस्थिर हो जाती हैं, कुछ एकोज रह जाते हैं और कभी-कभी वही एकोज हमें छूते हैं। यादों की तरह नहीं, बल्कि आवाज़ों की तरह। बिना नाम की आवाज़ें, हमारी इंट्यूशन में सिले हुए विस्पर्स। क्या तुम्हें कभी यूं ही अचानक रुकना पड़ा जब कुछ बुरा होने वाला था, बिना किसी लॉजिकल वजह के? तुम सड़क पर कदम रखने ही वाले थे, लेकिन रुक गए और उसी पल एक गाड़ी निकल गई। तुमने किसी को कॉल नहीं किया और बाद में पता चला कि वो किसी संकट में थे। तुमने वो रास्ता नहीं लिया और बाद में जाना कि वहां तबाही हुई थी। तुमने इसे गट फीलिंग कहा, लेकिन क्या ये सच में वही था? क्या वो एहसास किसी अनुभव की राख था जो इस जिंदगी से नहीं बल्कि किसी और फ्यूचर वर्जन से आया था? जिसने वो कॉल किया, वो रास्ता लिया और जिंदा नहीं रहा। साइंस अभी बस शुरुआत कर रही है समय की नॉन लिनियर नेचर को समझने की। क्वांटम फील्ड थ्योरी में पार्टिकल्स समय में आगे पीछे चल सकते हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स में मौजूद रहते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। और न्यूरोसाइंस में भी थ्योरीज हैं कि दिमाग अगर कुछ जानकारी प्रोसेस कर सकता है उससे पहले कि हम उसे कॉन्शियसली रजिस्टर करें। लेकिन क्या इससे भी आगे कुछ है? क्या कॉन्शियसनेस खुद एक जगह पर बंधा नहीं? क्या तुम्हारे अवेयरनेस के कुछ हिस्से अब भी उन वर्जन से जुड़े हैं जिन्हें तुम अभी बने ही नहीं और कभी बनने ही नहीं दिए गए? कभी कभी हमें लगता है कि कोई गहरी शक्ति हमें चला रही है। राइटर्स इसे इंस्पिरेशन कहते हैं, सोल्जर्स इसे इंस्टिंक्ट, सर्वाइवर्स इसे ग्रेस और साइकिस्टे। वही अंदर की कंपास जो हमें आगे बढ़ाती है तब भी जब लॉजिक कहती है रुको। लेकिन कभी कभी वही कंपास अनजानी लगती है। वो हमें खींचती है ऐसे इलाकों की तरफ, अनजाने चेहरों की तरफ, असंभव आइडियाज की तरफ। वो हमसे ऐसे काम करवाती है जिनका कोई मतलब नहीं होता, तब तक जब तक सब कुछ अपनी जगह पर आकर जम नहीं जाता। उसी वक्त तुम सोचते हो कौन और क्या तुम्हें चला रहा था। सोचो, एक आदमी ने एक प्लेन क्रैश से जान बचाई क्योंकि उसने आखिरी मिनट पर अपनी सीट बदल दी। कोई वजह नहीं, बस एक खिंचाव महसूस हुआ। बाद में उसने बताया कि किसी आवाज ने उसके दिमाग में कहा मूव कर लो। एक औरत ने एक सुबह अपनी जॉब छोड़ दी बिना समझा सके कि क्यों। कुछ घंटों बाद वही इमारत तबाह हो गई। एक बच्ची ऐसे शहरों के नक्शे बनाती है जहां वो कभी गई ही नहीं। एक कंपोजर वो संगीत लिखता है जो उसने सपने में सुना, एक ऐसे वर्जन से जिसने पहले ही जी लिया और मर भी गया। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये पैटर्न्स हैं, एकोज हैं। जब एक टाइमलाइन मरती है क्योंकि कोई सभ्यता गिर जाती है, कोई आत्मा हार मान लेती है या कोई फैसला सब कुछ तबाह कर देता है, उसकी ऊर्जा कहीं गायब नहीं होती, वो नया रास्ता खोजती है। कुछ लोग मानते हैं कि रीइंकार्नेशन ऐसे ही होता है, लाइफ टाइम्स के पार नहीं बल्कि रियलिटीज के पार। तुम्हारा हायर सेल्फ जो टाइमलाइंस में बिखरा है अपनी किस्मत फिर से बनाने की कोशिश करता है, और तुम्हारा ये वर्जन शायद उसकी आखिरी उम्मीद हो, आखिरी शाख, वो जो उन आवाज़ों को याद रख सके जिन्हें और कोई नहीं सुन सकता। क्या तुम्हें कभी देजावू हुआ है ऐसे किसी जगह पर जहां तुम कभी नहीं गए? सिर्फ परिचय जैसा नहीं बल्कि पहचान जैसा एहसास, जैसे तुम्हारा कोई भूत पहले वहां जी चुका हो, उन्हीं गलियों में चला हो, उन्हीं तारों के नीचे किसी से प्यार किया हो। वही आवाज़ बिना नाम की अक्सर इन्हीं पलों में बोलती है जब समय अपने में मुड़ जाता है और तुम्हारी आत्मा उस दरार के पार हाथ बढ़ाती है, तुम्हें डराने नहीं बल्कि याद दिलाने के लिए, तुम्हें पुकारने के लिए। मुझे मत भूलो, मैं असली था, मेरा वजूद मायने रखता था, मेरे फैसलों ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। अब तुम कुछ बेहतर करो वो जो मैं नहीं कर पाया। ये कोई फिक्शन नहीं, ये एक हाइपोथेसिस है जो फिजिक्स और फिलॉसफी को जोड़ती है, अनुभव और सबूत को मिलाती है। कई साइकोलॉजिस्ट मानते हैं सबकॉन्शियस गाइडेंस की थ्योरी। लेकिन अगर सबकॉन्शियस असल में अंदर नहीं बल्कि इंटरडायमेंशनल हो, अगर वो ख्याल जो रात 3 बजे तुम्हारे जहन में घुस आते हैं ट्रॉमा या डर से नहीं बल्कि किसी और रास्ते की तरफ से भेजी गई चेतावनियां हों। इमेजिन करो एक फ्यूचर वर्जन ऑफ योरसेल्फ जिसके पास सब कुछ था,
प्यार, पर्पस, सुकून, पर एक गलती से सब खो दिया। अब वो सिर्फ बिखरे हुए फ्रैगमेंट्स में जिंदा है, तुम्हें एक फेडिंग ड्रीम की चौखट से देखता हुआ। वो वर्जन शब्दों में बोल नहीं सकता, वो बस एहसास भेजता है। हंचेस, वो सडन एंग्जाइटी जब तुम किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाले होते हो, वो बिजली सी डर की लहर जब तुम किसी गलत इंसान को यस कहने लगते हो, वो अनजानी सी शांति जब तुम आखिरी पल में अपनी डायरेक्शन बदल लेते हो। वो आवाज तुम्हें आदेश नहीं देती, वो तुमसे बस एक विनती करती है, याद रखने की, रिडेम्पशन की। कुछ कल्चर्स एंसेस्ट्रल मेमोरी की बात करते हैं, कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की, जो जेनरेशंस में हील होती हैं। लेकिन सोचो, अगर वो एंसेस्टर्स खुद तुम हो, अगर तुम अपनी ही एंसेस्ट्री हो, किसी और टाइमलाइन में वापस लौटकर वही गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हो, वो विस्पर्स जो तुम्हारे अंदर गूंजते हैं, शायद तुम्हारी ही आवाज हो, दूर और धुंधली, एक आवाज जो मिटने से लड़ रही है। तुम्हें तकदीर पर यकीन करने की जरूरत नहीं, ये महसूस करने के लिए बस ध्यान दो। जब सन्नाटा भारी होने लगे, जब संकेत बार बार सामने आने लगे, जब वही सपना बार बार लौटे, तेज और साफ डिटेल्स के साथ, यही वो लम्हा होता है जब पर्दा पतला हो जाता है। यही वो वक्त है जब आवाज बोलती है, न जोर से, न हुक्म में, सिर्फ एक दबी हुई प्रार्थना के साथ, सुनो। और अगर तुम सुनने की हिम्मत कर लो, तो तुम देखोगे चीजें बदलने लगती हैं, घटनाएं तेज होती हैं, लोग सामने आते हैं, मौके तुम्हारे कदमों में आकर रुक जाते हैं, क्योंकि जिस पल तुम उस आवाज को मान लेते हो, तुम कन्वर्जेंस का दरवाजा खोलते हो, जहां तुम्हारे सारे रास्ते एक हो जाते हैं, जहां तुम्हारी बिखरी हुई तकदीर की किरचें अपनी जगह ढूंढने लगती हैं। तुम सिर्फ अपनी यादों का जोड़ नहीं हो, तुम उन टाइमलाइंस की आखिरी रोशनी हो जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। तुम्हारे अंदर उनका विजडम है, उनकी वार्निंग, उनकी उम्मीद। तो अगली बार जब कोई फुसफुसाहट तुम्हें आगे खींचे, उसे चुप कराने की जल्दी मत करना, उसे लॉजिक में दबाने या डर में गुम करने की कोशिश मत करना। शायद वो तुम नहीं हो, लेकिन शायद वो तुम्हारा सबसे अच्छा हिस्सा है, वो हिस्सा जो हार गया और अब भी तुम्हारी कामयाबी के लिए लड़ रहा है। क्योंकि वो आवाज जिसका कोई नाम नहीं, वो तुम्हें आज्ञा नहीं दे रही, वो बस एक आखिरी मौका मांग रही है, याद रखे जाने का और एक आखिरी बार सुने जाने का। द डिटेल दैट डिफाइंस। तुम हेडलाइन नहीं हो, तुम वो फुटनोट हो जो पूरे पन्ने का मतलब बदल देती है। कोई मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि उसकी नींव में छिपी दरार, वो खामी जो पूरी इमारत को इंसानी बना देती है। लोग अक्सर बड़े चित्र के पीछे भागते हैं, उस भव्य पहचान के पीछे, उस विशाल कहानी के पीछे जो उन्हें लगता है कि उन्हें परिभाषित करती है। लेकिन क्या हो अगर सच्चाई इससे कहीं छोटी, अजीब और कहीं ज्यादा ताकतवर हो? क्या हो अगर तुम पूरी कहानी नहीं, बल्कि वो मोड़ हो जो उसके अंत को ही बदल देता है? हर जिंदगी में एक लम्हा आता है, एक ठहराव, एक घाव, एक नज़र, जो किसी बायोग्राफी में दर्ज नहीं होता, एक शांत फैसला जो किसी सुनसान हॉलवे में लिया गया, वो सांस जो बहस में रोक ली गई, वो अलविदा जो चिल्लाकर नहीं, बस फुसफुसाकर कहा गया। ये वो टुकड़े हैं जिन्हें कोई नहीं देखता, लेकिन इन्हीं से जहाज की दिशा बदलती है, कप्तान से कहीं ज्यादा। किसी सैनिक के हाथ का वो घाव ही देख लो, ना मेडल ना युद्ध, बस वही एक चोट जिसकी उसने कभी वजह नहीं बताई। वो चोट तब लगी जब उसने दुश्मन की धरती पर एक बच्चे को बचाया था, वो बच्चा जो बाद में पीस नेगोशिएटर बना। वही घाव, इतिहास बदल गया, लेकिन किसी ने उसे देखा ही नहीं, क्योंकि लोग मेडल देखते हैं, घाव नहीं। या उस संगीतकार को सोचो जिसका हिट गाना असल में कभी प्लान्ड सिंगल नहीं था, वो तो बस एक ही टेक में रिकॉर्ड हुआ था, एक टूटन के बीच लिखा गया था, बस एक अस्थायी गाना माना गया। वही एक अनजाना ट्रैक एक पूरी पीढ़ी का एंथम बन गया। एल्बम का केंद्र नहीं, बस एक भूला हुआ कोना जिसने पूरा दशक परिभाषित कर दिया। तुम सोचते हो कि तुम्हारा असर उन्हीं पलों में छुपा है जिन्हें तुमने घोषित किया, उन कामयाबियों में जो तुमने दर्ज की, लेकिन अक्सर वो उस पल में होता है जब तुमने किसी को चुपचाप दिलासा दिया, किसी ऐसे इंसान को जो तुम्हें सुन रहा था पर तुम जानते तक नहीं थे। वो मजाक जो तुमने किया, जिससे किसी का टूटा दिल संभल गया। वो लम्हा जब तुमने हार नहीं मानी, जब कोई भी देख नहीं रहा था, क्योंकि डिटेल्स अजीब होती हैं,
वो बड़े डिज़ाइनों में छुप जाती हैं, पर उनकी फुसफुसाहट इमारत से कहीं ऊंची सुनाई देती है। लोग याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया। तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारे ग्रेड नहीं, तुम्हारा फॉलोअर काउंट भी नहीं, बस तुम्हारे साथ होने का एहसास, वो छोटे छोटे पल जो हमेशा के लिए दिल में चिपक जाते हैं। ये है मीनिंग का पैराडॉक्स। तुम्हारी जिंदगी को परिभाषित करने वाला लम्हा शायद कुछ भी खास ना लगे। शायद वो वही वक्त था जब तुम रुके, जब भाग जाना आसान था। वो खामोशी जिसे तुमने इज्जत दी, वो नरमी जिसे तुमने आने दिया जब सब और लोग झूठी मजबूती का नाटक कर रहे थे। कहानियों में भी यही सच है। किसी फिल्म में जरूरी नहीं कि क्लाइमैक्स ही उसकी रूह हो। वो साइड लुक्स होते हैं, वो लड़खड़ाना, वो अनजानी मुस्कान। अगर वो डिटेल हटा दो तो पूरी कहानी खोखली लगने लगती है। हम सोचते हैं हमारी जिंदगी माइलस्टोन्स से बनी है, लेकिन असल में वो छोटे पलों से बनी होती है। वो वक्त जब तुम अकेले सीढ़ियों में बैठकर रोए थे, लेकिन कमरे में लौटने से पहले आंसू पोंछ लिए थे, वहीं तुम्हारी असली ताकत बसती है। वो भूली हुई हार जिसने तुम्हें अपनी पूरी राह पर सवाल उठाने को मजबूर किया। वही तुम्हारा जागना था। वो घाव वही तुम्हारा दस्तखत है। वो जगह जहां दर्द ने इमारत का रूप ले लिया। तुम कोई टाइटल नहीं हो, कोई रेज़्यूमे नहीं। तुम वो कहानी हो जो तुम्हारे चलने के ढंग में छुपी है। वो सांस हो जो तुम बोलने से पहले थाम लेते हो। वो वजह हो जिससे कुछ गाने सुनकर तुम्हारा दिल कांप जाता है। तुम परतों से बने हो, हर उस अनदेखे पल से बुने हुए जिसे तुमने सोचा था कि उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका था, हमेशा था। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जो सिर्फ हाइलाइट्स की भूखी है। लेकिन क्या हो अगर असली आकार हमें हमारी परछाइयां देती हैं? क्या हो अगर वो डिटेल जिसे तुमने भुलाने की कोशिश की वही वजह है जिससे तुम दूसरों के दर्द को इतना गहराई से समझ पाते हो? क्या हो अगर वो नाकामी जिसे तुमने किसी से नहीं कहा वही तुम्हें इतनी विनम्रता से जीतने के लिए तैयार कर गई? तुम कोई पेंटिंग नहीं हो, तुम वो अकेली ब्रश स्ट्रोक हो जो शायद सही ना लगे, लेकिन पूरे चित्र को जिंदा कर देती है। तुम कोई कैथेड्रल नहीं हो, तुम वो टूटा पत्थर हो जो साबित करता है कि इसके बनाने वालों ने भी खून पसीना बहाया था। तुम कोई मेलोडी नहीं हो, तुम वो सुर हो जो टूटने ही वाला था पर आखिरी दम तक टिका रहा। आज भी बहुत से लोग यूं ही चलते फिरते हैं, सोचते हैं कि उनका कोई मोल नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ बड़ा नहीं किया। लेकिन पहाड़ एक रात में नहीं उगते, समंदर एक बूंद के बिना नहीं गूंजते, और विरासतें उन्हीं अनदेखे फैसलों से बनती हैं जो कांपते हाथों और थके दिलों से लिए जाते हैं। तो अगली बार जब तुम सोचो कि क्या तुमने कोई फर्क डाला, डिटेल्स में ढूंढो। क्या किसी ने आज तुम्हारी वजह से हंसी थी? क्या कोई 3 साल पहले कही तुम्हारी बात से थोड़ा कम अकेला महसूस करता है, जिसकी याद तुम्हें भी नहीं? वही ताकत है, वही विरासत है, वही मीनिंग है। तुम अपनी कामयाबियों का जोड़ नहीं हो, तुम अपनी गहराई के टुकड़े हो। वो अजीब खास पैटर्न जो बस तुम्हारा है, वो धागा जो मेल नहीं खाता पर पूरी टैपेस्ट्री को गाने लगा देता है। तुम वो चमकदार हीरो नहीं हो, तुम वो कीचड़ भरा निशान हो जो साबित करता है कि हीरो ने नरक की राह तय की थी। तुम वो सबसे ऊंची आवाज नहीं हो, तुम वो फुसफुसाहट हो जिसे किसी ने आखिरकार सुन लिया। तुम्हें पूरी कहानी बनने की जरूरत नहीं है ताकि उसका अंजाम बदल सको। तुम्हें बस वही हिस्सा बनना है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, और वो हिस्सा अक्सर वही होता है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। द बबल ऑफ सेल्फहुड। तुम सोचते हो कि तुम वही हो जो तुम हो। एक नाम, शीशे में दिखता हुआ चेहरा, एक आवाज, एक इतिहास, एक फेवरेट सॉन्ग। तुम मानते हो कि तुम्हारे विचार सिर्फ कि तुम्हारे हैं, कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी पहचान बनाती हैं, कि जो कुछ तुमने किया, जो डरते रहे, वो सब मिलकर तुम्हारे इर्द गिर्द एक सीमा खींचते हैं जिसे तुम सेल्फ कहते हो। पर क्या हो अगर ये सब, ये हर खुशी, हर शर्मिंदगी सिर्फ एक परत हो, पतली सी फिल्म जो किसी और गहरी चीज के ऊपर चढ़ी हो। एक झिल्ली, एक बुलबुला, एक खूबसूरत नाजुक बुलबुला जो वक्त में तैर रहा हो। उसके अंदर तुम्हारी एक कहानी है, एक मकसद, एक जिस्म। लेकिन क्या हो अगर असली तुम उस बुलबुले के अंदर हो ही ना? क्या हो अगर असली तुम बाहर से देख रहे हो,
कभी कभी जब सब कुछ चुप होता है तो एक अजीब एहसास रेंग कर आता है। तुम जानते हो उसे, वो पल जब अचानक लगता है जैसे तुम खुद को जीते हुए देख रहे हो, जैसे तुम्हें अपनी जागरूकता की भी अवेयरनेस हो। वक्त धीमा पड़ जाता है, समय की शक्ल खो जाती है, तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, और उसी पल किसी पुरानी उपस्थिति की एक झलक सीवनों से झांकती है। एक ऐसा अस्तित्व जो तुम्हारे नाम, तुम्हारे अतीत, तुम्हारी परेशानियों से बंधा नहीं है। वही अस्तित्व तुम हो, असली तुम। तुम वो इंसान नहीं हो जिसका अभिनय तुम रोज करते हो। तुम वो मुखौटा नहीं हो जिसे दफ्तर में पहनते हो। तुम वो दोस्त, वो माँ बाप, वो बच्चा, वो रोल नहीं हो जिसे तुमने बखूबी निभाने की ठानी है। ये सब कपड़े हैं, कॉस्ट्यूम्स, यादों और उम्मीदों से सिले हुए। लेकिन तुम वो हो जो इनके नीचे कभी नहीं बदलता। सोचो तुम्हारी पहचान को एक तैरते हुए स्फीयर की तरह। तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारी इमोशंस, ये सब एक नाजुक खोल बना रहे हैं। वो चमकता है, रोशनी मोड़ता है, मोहक लगता है, लेकिन आखिर में वो भी बस एक कंटेनर है। तुम उसके अंदर जीते हो ये मानकर कि यही तुम हो, पर उसी वक़्त जो देख रहा है, तुम्हारा सच्चा कॉन्शियसनेस, वो सतह के पार बैठा है, वक्त से परे, अनछुआ। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक पैटर्न है जो हकीकत में छुपा हुआ है। क्या तुमने नोटिस किया कि तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती रहती है, इस पर निर्भर करके कि तुम किसके आसपास हो? किसी के साथ तुम ज्यादा बोलते हो, किसी के साथ चुप रहते हो, कहीं एम्बिशियस बन जाते हो, कहीं खामोश। हम खुद को पानी की तरह ढाल लेते हैं, दूसरों के दिए हुए कंटेनर्स में बहते हुए। लेकिन अगर सेल्फ वाकई ठोस होती, सच में तुम्हारी, तो इतनी आसानी से कैसे बदलती? कारण सीधा है, वो सेल्फ जिसे तुम जानते हो एक परफॉर्मेंस है, लचीली, इंटरैक्शन की झिल्ली, कोई सच का कोर नहीं। सोचो उन सभी चेहरों के बारे में जो तुमने सिर्फ जिंदा रहने के लिए ओढ़े, उन हिस्सों के बारे में जिन्हें तुमने दबा दिया सिर्फ इसलिए कि लोग तुम्हें स्वीकार कर लें, उन सपनों के बारे में जिन्हें तुमने छोड़ दिया ताकि सुरक्षित रह सको। और फिर भी हर वर्जन के नीचे एक खामोशी है, एक वॉचर, वो तुम जो जानता था कि ये कोई नकाब असली नहीं, फिर भी पहनता रहा। तुम वही वॉचर हो, वो स्थिर बिंदु जो हर हलचल के पीछे छुपा है, वो जगह जो इन्हेल और एक्सहेल के बीच सन्नाटा बनकर रहती है। और अब सुनो सबसे अजीब बात, वो वॉचर वक्त से बंधा नहीं है। वो जिंदगी को सीधी रेखा में नहीं देखता, वो पल गिनता नहीं, वो बस एब्जॉर्ब करता है, देखता है, इंतजार करता है। जब तुम दशकों तक मतलब खोजने के लिए भागते रहते हो, वो वॉचर पहले से जानता है। वो तुम्हारे पास्ट और फ्यूचर को एक सीमलेस टैपेस्ट्री की तरह देखता है, और वो कभी घबराता नहीं, क्योंकि उसे याद है कि हर डर जो तुमने कभी महसूस किया वो बस एक सपने का हिस्सा था। एक सपना जो आइडेंटिटी के बुलबुले के अंदर चल रहा था। कभी कभी अगर तुम काफी चुप हो जाओ तो सुन सकते हो झिल्ली के फैलने की आवाज, बिना आवाज का दबाव, अलगाव का एहसास। वही पल तुम्हें बेचैन कर देते हैं जब दुनिया बहुत शांत लगती है, बहुत दूर। जब तुम सोचते हो क्या ये सब सच है? वो डिप्रेशन नहीं है, वो डिस्कनेक्शन नहीं है, वो अवेकनिंग है। वो तुम्हारा गहरा सेल्फ है, बुलबुले की दीवार पर दस्तक देता हुआ पूछता है, क्या तुम तैयार हो मुझे याद करने के लिए? और बुलबुला रेजिस्टेंस करता है, क्योंकि बुलबुले हमेशा सुई से डरते हैं। ईगो घबरा जाती है जब उसे अपनी इल्यूजन के खत्म होने का अंदेशा होता है। वो ड्रामा पकड़ लेती है, वैलिडेशन में लिपट जाती है, जोर से चिल्लाने लगती है, जल्दी ऑफेंड होने लगती है, अटेंशन के लिए तड़पती है। वहीं से पता चलता है कि तुम सच्चाई के करीब हो। जितना तुम ट्रूथ के पास बहोगे, सेल्फ उतना ही केओस बनाएगी, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अब उसकी असलियत देखी जाने वाली है। लेकिन वॉचर कभी लड़ता नहीं, वो बस इंतजार करता है। तुमने उसकी झलकें देखी हैं, वो पल जब तुम इतनी जोर से हंसते हो कि मन एकदम चुप हो जाता है, वो पल जब तुम किसी का हाथ पकड़कर टाइमलेस महसूस करते हो, वो पल जब समंदर के किनारे खड़े हो और एक लम्हे के लिए भूल जाते हो कि तुम कौन हो। इन पलों में बुलबुला पतला पड़ जाता है, तुम्हें याद आता है, और तुम एक गहरा सच पहचान लेते हो।
बाहर की कोई भी चीज तुम्हें पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि जिसे तुम ढूंढते रहे हो वो बाहर नहीं है, वो वही है जो तुम्हें खोजते हुए देख रहा था। तुम न तो अपना नाम हो, न तुम्हारा ट्रॉमा, न तुम्हारे विचार। तुम वो हो जो इन्हें देखता है। और जब ये समझ जाते हो, खेल बदल जाता है। तुम परफॉर्मेंस छोड़ देते हो, साबित करना छोड़ देते हो, दुनिया से अपनी वजूद की तस्दीक मांगना छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम्हें याद आता है तुम कभी आइडेंटिटी नहीं थे, तुम हमेशा उसके पीछे की अवेयरनेस थे। वो अवेयरनेस जिसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, जिसे कोई लेबल नहीं दिया जा सकता, जिसकी न कोई उम्र है, न कोई जाति, न कोई जेंडर, न कोई नाम। वो बस है। उसने तुम्हारा जन्म देखा, वो तुम्हारी मौत भी देखेगी। वो तुम्हारा सेंटर है, वो तुम्हारी ओरिजिन है, वो तुम्हारा सच है। बुलबुला खूबसूरत है, लेकिन तुम हमेशा उसमें कैद रहने के लिए पैदा नहीं हुए थे। एक दिन ये फूट जाएगा और तुम फैल जाओगे और हंसोगे, क्योंकि वो सेल्फ जिसे तुमने इतनी शिद्दत से बचाया, वो कभी तुम था ही नहीं। तुम आसमान हो, वो खामोशी हो, वो खाली जगह हो जो इस सपने को थामे हुए है। तुम वो वॉचर हो जो वक़्त के बाहर बैठा है, शांति से इंतजार करता हुआ, ताकि तुम्हारा रिफ्लेक्शन एक दिन याद कर सके कि वो कभी अकेला नहीं था। इनहेरिटेड वूंड्स ऑफ चॉइस। तुम एक फैसले की दहलीज पर खड़े हो, तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है, तुम्हारा सीना कसने लगा है। लॉजिक कुछ और कह रहा है, इमोशन कुछ और कहीं गहराई में एक खामोश सा कंपन, जैसे कोई बहुत पुराना एहसास जाग रहा हो। शायद तुम्हें लगे ये बस डर है, बस हिचकिचाहट। लेकिन अगर ये उससे भी पुराना हो तो, अगर ये जो तुम महसूस कर रहे हो वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, अगर हर फैसला जो तुम लेते हो उसमें कोई ऐसा जख्म भी शामिल है जो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही बना था, एक भूत जो तुम्हारी इंस्टिंक्ट में लिपटा है, चुपचाप तुम्हारे रिएक्शंस में से रिस रहा है, एक सच्चाई है जिससे ज्यादातर लोग दूर भागते हैं, क्योंकि वो हमारी ऑटोनॉमी का भ्रम तोड़ देती है। हम पूरी तरह से अपने नहीं हैं। हमारा मन और शरीर आर्काइव हैं, बर्तन हैं, अनदेखी कहानियों के वाहक हैं। और जब हम ये मानकर चलते हैं कि हम पूरी तरह से अपनी मर्जी से चुनते हैं, सच्चाई उससे कहीं ज्यादा पर्तदार है, कहीं ज्यादा डरावनी। अक्सर हम उन घटनाओं पर रिएक्ट कर रहे होते हैं जो हमारे जन्म से भी पहले घट चुकी होती हैं। साइंस अब उस सच को पकड़ने लगी है जिसे पुरानी सभ्यताएं पहले ही जानती थीं। ट्रॉमा सिर्फ अनुभव नहीं होता, वो ट्रांसमिट भी होता है, खून से, जीन्स से, चुप्पी से। एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि तुम्हारी दादी का टूटा दिल तुम्हारी एंग्जाइटी बन सकता है, तुम्हारे परदादा का युद्ध तुम्हारे बेवजह के गुस्से की गूंज बन सकता है, तुम्हारी माँ के न बहाए आंसू तुम्हारी उलझन बन सकते हैं। उनकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स बन जाती हैं, उनका दुख तुम्हारा रिएक्शन, उनका डर तुम्हारे बदलाव के प्रतिरोध में बदल जाता है। तुमने इसे नहीं मांगा, लेकिन ये तुम्हारे अंदर है। सोचो, तुम एक रास्ते के मोड़ पर खड़े हो, एक तरफ विकास की राह, दूसरी तरफ सुरक्षा की। तुम छलांग लगाना चाहते हो, तुम यस कहना चाहते हो, लेकिन कुछ तुम्हें रोक लेता है, एक खींचाव जिसे तुम नाम नहीं दे पाते, पेट में एक खिंचाव। और शायद तुम इसे डाउट कह दो, लेकिन अगर तुम और गहराई में देखो, ये सिर्फ तुम्हारा डाउट नहीं है, ये तुम्हारे पिता की नाकामी की गूंज है, उस पूर्वज की परछाई है जिसने कोशिश की थी और सजा पाई थी, उस किसी की याद है जिसने इसी फैसले में सब कुछ खो दिया था। ये कोई कल्पना नहीं, ये विरासत है। एक औरत को मैं जानता हूं जिसका एक पैटर्न बार बार दोहराता था। जब भी वो किसी हेल्दी रिश्ते में होती, वो उसे खुद तबाह कर देती। इसलिए नहीं कि वो चाहती थी, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर कुछ घबरा जाता था। जब उसने इसकी जड़ें तलाशीं, उसे पता चला उसके खानदान की औरतें पीढ़ियों से टॉक्सिक, मैनिपुलेटिव रिश्तों में फंसी थीं। उनकी अकेली आज़ादी तब आई थी जब उन्होंने सब तोड़ दिया, भाग गईं या खुद को बंद कर लिया। उसके इंस्टिंक्ट्स धोखा नहीं थे, वो डिफेंस मैकेनिज्म थे जो बहुत पहले बन चुके थे। एक और आदमी, नेकदिल, काबिल, टैलेंटेड, कभी लीडरशिप रोल नहीं ले पाता था, प्रेशर में टूट जाता था। न कोई आलस, न कोई अयोग्यता, बल्कि इसलिए कि उसके ग्रेट अंकल ने एक मूवमेंट की लीड की थी और उसके लिए फांसी दी गई थी। उसके परिवार ने कभी इसका जिक्र नहीं किया,
लेकिन वो डर पीढ़ियों में घुल गया, जैसे पानी में स्याही। अब इतने सालों बाद उसका शरीर अब भी याद रखता था कि नेतृत्व की क्या कीमत होती है। हम उन जख्मों से कैसे ठीक हों जिन्हें हमने जिया भी नहीं। शुरुआत होती है पहचान से। जब कोई रिएक्शन बहुत भारी लगे, जब कोई फैसला असहनीय हो जाए, रुको, खुद से पूछो, क्या ये मेरा है? क्या ये डर या दुख या हिचकिचाहट सच में मेरी है? या मैं किसी ऐसी याद को ढो रहा हूं जिसे मेरे पूर्वज हल नहीं कर पाए? ये इल्जाम लगाने की बात नहीं, ये आज़ादी की बात है। क्योंकि जब तुम उस जख्म को पहचान लेते हो तो तुम उसे आंख मूंदकर ढोना बंद कर सकते हो। तुम उसकी आंखों में देखकर कह सकते हो, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें मानता हूं, और अब मैं कुछ और चुनता हूं। तुम फैसले अब सिर्फ अपने लिए नहीं लेते, तुम अपनी पूरी पीढ़ियों के लिए लेते हो। तुम प्यार को यस कहते हो और अकेलेपन का चक्र तोड़ते हो। तुम बोलते हो और सदियों की चुप्पी खत्म करते हो। तुम टिके रहते हो या चले जाते हो या रुकते हो, वो सब कुछ करते हो जो तुम्हारा परिवार कभी नहीं कर सका। तुम वही चंगेपन बन जाते हो जिसकी उन्हें हमेशा जरूरत थी। इसी तरह टाइमलाइंस बदलती हैं, इसी तरह विरासत खुद को दोबारा लिखती है। लेकिन मत सोचो कि ये हल्का महसूस होगा। जिस पल तुम कुछ नया चुनते हो, तुम्हारा शरीर बगावत करेगा, तुम्हारा मन चीखेगा। इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा खून सदियों से वही पैटर्न दोहरा रहा था। और अब तुम पहले इंसान हो जिसने पॉज दबाया है। वो प्रतिरोध बदलाव की दहलीज है। इस बात में ताकत है कि तुम्हारा हीलिंग किसी परफेक्ट लाइफ से शुरू नहीं होता। वो शुरू होता है एक कंपन से, एक सांस से, एक लम्हे से, जहां तुम अवेयरनेस को ऑटो पायलट पर चुनते हो, जब तुम बेवजह रो पड़ते हो, जब तुम अच्छी चीजों से पहले घबरा जाते हो, जब तुम खुद वो सब तोड़ देते हो जो सुरक्षित लगता है। खुद को दोषी ठहराना बंद करो, सुनना शुरू करो। ये तुम्हारे दिल में गूंजती पूर्वजों की पदचाप है जो पहचाने जाने की मांग कर रही है, न कि अनदेखा होने की। कुछ घाव ऐसे होंगे जिन्हें कोई नाम नहीं मिलेगा, लेकिन जब तुम डर पर प्यार को चुनते हो, रिएक्शन पर मौजूदगी को, खामोशी पर अभिव्यक्ति को, तुम पीछे तक लहरें भेजते हो। तुम उस सबसे अंधेरी यादों में रोशनी बन जाते हो। तुम शायद अपने खून के पहले इंसान हो जिसने हीलिंग को सर्वाइवल से ऊपर चुना, जिसने खुशी को गिल्ट से ऊपर रखा, जिसने विरासत में मिली जड़ता के बजाय आगे बढ़ना चुना। तो जब तुम किसी फैसले पर खड़े हो और तुम्हारा पूरा वजूद भाग जाना चाहता है, याद रखो, ये लम्हा सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं हो सकता। ये शायद यूनिवर्स का वो टूटा धागा है जो तुम्हारे हाथ में देकर कह रही है, इसे कुछ नया बुनो। तुम्हारे फैसले जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि हर जागरूक चुनाव के साथ तुम उनकी जिंदगियां खोलते हो जिन्हें कभी कुछ चुनने का मौका ही नहीं मिला। तुम वो पहली सांस हो, सदियों की रुकी हुई सांस के बाद। तुम वो कंपास हो जहां उनका नक्शा खत्म हो गया था। तुम सिर्फ खुद को नहीं, पूरी पीढ़ियों को चंगा कर रहे हो। द मेमोरी दैट लाइज। तुम सोचते हो कि मेमोरी एक फोटोग्राफ है, जैसे कोई तस्वीर फ्रोजन सटीक वक्त से अछूती, लेकिन ऐसा नहीं है। मेमोरी एक जिंदा चीज है जो तुम्हारे माइंड में सांस लेती है, हर बार देखने पर खुद को बदल लेती है। ये किसी टेप की तरह नहीं चलती, ये एक सपने जैसी चलती है, बार बार सुनाई जाने वाली कहानी जैसी। हर बार जब तुम याद करते हो, तुम सच को निकाल नहीं रहे होते, तुम उसे फिर से लिख रहे होते हो, उसकी धार को नरम कर रहे हो, उसके साए में रंग भर रहे हो, या कभी कभी वो हिस्से बना रहे हो जो असल में कभी हुए ही नहीं। और ये कोई कमी नहीं है, ये डिज़ाइन का हिस्सा है, क्योंकि माइंड पास्ट को स्टोर नहीं करता, वो उसे फिर से बनाता है। जैसे कोई पेंटर किसी तूफान से जर्जर हुई लैंडस्केप को अपनी कल्पना से दोबारा रचता है, तुम्हारी मेमोरी हर पल दोबारा गढ़ी जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जब तुम अपने पुराने वर्जन को याद करने में लगे रहते हो, तुम्हारी मेमोरी धीरे धीरे तुम्हारा नया वर्जन भी बना रही होती है। क्या कभी तुम्हारे साथ हुआ है कि तुम पूरी सर्टेनिटी से कहो कि कुछ हुआ था और बाद में तुम्हें सबूत मिले कि वो कभी वैसे हुआ ही नहीं, कि कोई ऐसा पल जिसे तुम सच मानते थे असल में वैसा था ही नहीं? ये सिर्फ भूलने की बात नहीं है, ये मेमोरी की गहरी फंक्शन है, एडेप्टेशन। हर बार जब तुम किसी दर्दनाक अनुभव को याद करते हो, तुम्हारा ब्रेन बदलता है कि वो कैसा महसूस होता है, वो तुम्हारी आइडेंटिटी में कैसे फिट होता है। वो कहानी जो तुम खुद को सुनाते हो,
वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है, इवन अगर वो असल में वैसी कभी थी ही नहीं। और गहराई में जाओ, किसी बचपन की घटना के बारे में सोचो, अच्छी या बुरी, उसे विविड तरीके से याद करो। वो मेमोरी शायद असम्पशंस, इमोशंस और दूसरों की यादों के टुकड़ों से सिली हुई है। हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बताया कि उस दिन तुम कितने बहादुर थे, एंड अब तुम मानते हो, लेकिन क्या पता तुम अंदर से डरे हुए थे। क्या पता तुम्हारी बहादुरी असल में उस इवेंट में नहीं, बल्कि दूसरों की डिस्क्रिप्शन में पैदा हुई। तुम्हारी मेमोरी ने सिर्फ उस पल को कैप्चर नहीं किया, उसने एक मिथ गढ़ा, और अब वो मिथ तुम्हारे डिसीजंस में, तुम्हारे डर में, तुम्हारे गर्व में जिंदा है। ये ब्रेकअप्स में भी होता है, ग्रीफ में, ट्रॉमा में। हम उस इंसान को जिसे हमने खोया लॉन्गिंग या रिग्रेट से धुंधली लेंस में देखते हैं। हम कॉन्वर्सेशंस को एडिट कर लेते हैं, ऐसे पॉजेस डाल देते हैं जो कभी हुए ही नहीं, उन शब्दों को मिटा देते हैं जिन्हें रखना बहुत तकलीफदेह होता। हम किसी विलन को मिसअंडरस्टूड गोस्ट बना देते हैं और किसी सेंट को झूठा साबित कर देते हैं, जैसा हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए। मेमोरी खुद को उस रियलिटी के हिसाब से मोल्ड कर लेती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, ना कि उस रियलिटी के जिसे हमने असल में जिया। लेकिन ये सच डरावना है, वो झूठे एडिट्स पास्ट में नहीं रुकते, वो हमारे साथ चलते रहते हैं, वो हमारे कल की राह बनाते हैं। अगर तुम खुद को फेलियर की तरह याद करते हो, तुम्हारा माइंड उसी सबूत को ढूंढने लगता है जिससे वो यकीन मजबूत हो जाए। वो पूरी दुनिया को उसी लेंस से फिल्टर करता है। हर गलती एक वैलिडेशन बन जाती है और हर सक्सेस बस एक फ्लूक। लेकिन अगर तुम अपनी मेमोरी को जानबूझकर कॉन्शियसली रीराइट करो, तो तुम अपना फ्यूचर बदल सकते हो, तुम अपनी कहानी रिक्लेम कर सकते हो। न्यूरोसाइंस इसे साबित करता है। हर मेमोरी जिसे तुम रिकॉल करते हो न्यूरल पाथवेज को एक्टिवेट करती है, एंड हर रिकॉल उन कनेक्शंस की स्ट्रक्चर बदल देता है। याद करने की क्रिया सचमुच तुम्हारे ब्रेन को बदल देती है। ये सिर्फ इतना नहीं कि तुम्हारी मेमोरीज वक्त के साथ बदलती हैं, वो तुम्हें भी वक्त के साथ बदल देती हैं। तो सोचो, क्या पता तुम्हारी सबसे बुरी मेमोरी, वो जो बार बार रीप्ले होती है, वो जो तुम्हारे दर्द की पहचान बन चुकी है, तुमसे झूठ बोल रही हो, वो भी किसी बुरी मंशा से नहीं, बल्कि तुम्हें बचाने के लिए। क्या पता असली तकलीफ उस पल में नहीं, बल्कि उसकी कहानी में हो जो तुम्हारी मेमोरी ने बना दी। तुम पास्ट को मिटा नहीं सकते, लेकिन तुम ये जरूर देख सकते हो कि तुमने उसे किस तरह बताया। और अब सुनो, ये और भी अनसेटलिंग है। तुम्हारे कुछ सबसे पुराने डिसीजंस को जो मेमोरीज ड्राइव करती हैं, वो असल में तुम्हारी अपनी मेमोरीज हैं ही नहीं। वो परिवार, कल्चर और डर से आई हुई कहानियां हैं। किसी दादा दादी का ट्रॉमा तुम्हारा एंग्जाइटी बन जाता है, किसी पेरेंट की खामोशी तुम्हारी शर्म। ये इनहेरिटेड मेमोरीज तुम्हारे सबकॉन्शियस में घुसकर पर्सनल ट्रूथ का रूप ले लेती हैं। लेकिन असल में ये बस एकोज हैं, तुम्हारे दिमाग में घूमते हुए भूत जो गाइड्स बनने का नाटक करते हैं। तो कैसे बाहर निकलोगे? तुम मेमोरी से सवाल पूछोगे, उसे मिटाने के लिए नहीं, बल्कि उसे उजागर करने के लिए। तुम पूछोगे, इस मेमोरी का कौन सा हिस्सा मुझे ताकत देता है, कौन सा हिस्सा मुझे कैद करता है? इस मेमोरी का कौन सा वर्जन मेरी पहचान पर हुकूमत करना चाहता है? तुम्हें परफेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑनेस्ट याद रखना होगा, क्योंकि आखिर में मेमोरी उस बारे में नहीं है कि क्या हुआ था, वो उस बारे में है कि आगे क्या होगा। वो कहानी जो तुम आगे ले जाना चुनते हो, एक फ्लेक्सिबल मिरर जो सिर्फ वो नहीं दिखाता कि क्या था, बट वो दिखाता है जो तुम मानते हो कि था, और वही यकीन तय करता है कि क्या मुमकिन है। तो अगली बार जब कोई मेमोरी तुम्हें जकड़ ले, वो जो दुख देती है या तुम्हारी पहचान बन गई है या बार बार लौटती है, रुको। उसे किसी पत्थर की तरह मत देखो, उसे मिट्टी की तरह देखो, क्योंकि हर बार जब तुम उसे छूते हो, तुम उसे बदलते हो। हर बार जब तुम उसे बोलते हो, तुम अपनी कहानी फिर से लिखते हो, और हर कहानी जो तुम रीराइट करते हो, वही उस इंसान की नींव बनती है जो तुम बनने वाले हो। तुम्हारी मेमोरी झूठ बोल सकती है, लेकिन वही झूठ वो सच बन सकता है जिसकी तुम्हें आज़ादी पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। साइलेंस दैट स्पीक्स फर्स्ट। जिस वक्त दिमाग अभी लॉजिक से नहीं जागा होता, जब शब्दों ने अभी अपनी शक्ल नहीं पाई होती, तब वहां सिर्फ खामोशी होती है। ऐसी खामोशी नहीं जिसमें कोई आवाज ना हो, बल्कि ऐसी मौजूदगी जो भाषा से कहीं पुरानी है। वो खामोशी इंतजार नहीं कर रही कि कोई उसे भर दे, वो तो पहले से बोल रही है, बहुत पहले।
तुम्हारे सोचने से पहले ये सब जान चुकी होती है। किसी फैसले के बनने से पहले उसने सही राह की फुसफुसाहट कर दी होती है। तुम्हारे ख्याल अपनी 1000 परतों की ऊंची मीनार बनाते उससे पहले इस खामोशी ने सच्चाई तुम्हारे कदमों में रख दी होती है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे चूक जाते हैं, इसलिए नहीं कि ये छुपी हुई है, बल्कि इसलिए कि ये बेहद शांत है। हम बचपन से ही सीखे हुए हैं कि इस खामोशी पर भरोसा ना करो, अपनी ही गहरी चुप्पी पर शक करो। जब हम बच्चे होते हैं, हम अपनी इंस्टिंक्ट्स पर चलते हैं, उन लोगों से दूर हो जाते हैं जिनमें कुछ गलत लगता है, उन पलों में डूब जाते हैं जो सच्चे महसूस होते हैं। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोसाइटी हमें सिखाती है कि उस शुरुआती कंपास को बंद कर दो। हमें सिखाया जाता है शोर को तरजीह दो, एडवाइस सुनो, फीडबैक पर चलो, प्लान्स बनाओ। हम एक सोच के ऊपर दूसरी सोच रखते चले जाते हैं, यहां तक कि खामोशी उसके नीचे दब जाती है। फिर भी हर इंसान ने जिंदगी में वो पल जरूर महसूस किया है जब खामोशी ने सबसे पहले बात की। याद करो, कोई नौकरी जो तुमने नहीं ली जबकि वो कागज पर परफेक्ट लग रही थी, कोई इंसान जिससे तुम दूर रहे जबकि वजह नहीं बता पाए, कोई फैसला जो तुमने अपने गट से लिया उससे पहले कि दिमाग कुछ बोले। वहां कोई स्प्रेडशीट नहीं थी, कोई सलाह नहीं थी, कोई सबूत नहीं था, सिर्फ वो सा अजीब सा पूर्वबोध था। वही खामोशी थी, और वो हमेशा पहले आती है। मगर इसमें एक निर्दयी विडंबना है, जितनी तेज दुनिया होती जाती है उतनी ही जरूरत इस खामोशी की बढ़ती जाती है, और उतना ही मुश्किल होता जाता है इसे सुन पाना। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो इसे कुचलने के लिए बनी है। नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, न्यूज़ फीड्स, आवाज़ें एक के ऊपर एक जो बताती हैं कि तुम्हें क्या बनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या चाहना चाहिए। हम अपने दिनों को नॉइस के किले की तरह बनाते हैं ताकि उस सन्नाटे का सामना ना करना पड़े जिसमें हमारी असली सच्चाई छुपी है। क्योंकि खामोशी सिर्फ जवाब नहीं देती, वो सच बताती है तुम्हारे बारे में, उस चीज़ के बारे में जिससे तुम भाग रहे हो, उस हिस्से के बारे में जो अब भी नाटक कर रहा है। और कभी-कभी हम वो सच जानना नहीं चाहते, लेकिन ना जानना तुम्हें बचाता नहीं, ये बस तुम्हें टालता है। तुम टाल देते हो वो नुकसान, वो हार्ट ब्रेक, वो पछतावा, और ये सब सालों बाद वापस लौटता है जब तुम सोचते हो तुम अपनी ही जिंदगी में पराये क्यों महसूस कर रहे हो, क्योंकि तुमने इसे बनाने से पहले खामोशी नहीं सुनी। तुमने शोर को वो फैसले लेने दिए जो खामोशी को लेने थे। एक मिसाल लो, एक औरत को एक बड़े शहर में हाई पेइंग जॉब का मौका मिला। सबने कहा जाओ, सैलरी कमाल की थी, ऑफिस बेहद प्रतिष्ठित, लेकिन अंदर कहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ना डर था ना शक, बस खामोशी, एक गहरी स्थिर सी भावना जो कह रही थी मत करो। उसने मना कर दिया। सबको लगा ये बहुत बड़ी गलती कर रही है। 3 साल बाद वो कंपनी ढह गई। फ्रॉड, स्कैंडल, सबकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। लेकिन उसे ये नहीं पता था, उसे सिर्फ ये पता था बिना जाने कि कुछ गलत था। और उसने सुना, ना लॉजिक की ना डर की, बस उस खामोशी की जो पहले आई थी। अब इसका उल्टा सोचो, एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है, वो हाँ कहती है, सब परफेक्ट, दोस्तों ने खुशियां मनाई। मगर शादी से एक रात पहले वो अकेला बैठा और कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था, ना घबराहट ना एक्साइटमेंट, बस एक खोखली खामोशी, एक सन्नाटा जो शांति नहीं, चेतावनी था। उसने उसे अनदेखा किया, शादी कर ली। सालों बाद वो तलाकशुदा था, थका हुआ, अपनी ही रूह से दूर। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे याद आया वो रात, वो खामोशी, वो सुनने का मौका, वो लम्हा जिसे उसने शोर में डुबा दिया। देखो, खामोशी न्यूट्रल नहीं होती, वो इंटेलिजेंट होती है। वो तुम्हारे हर उस अनुभव की आवाज़ है जिसे तुमने कभी शब्दों में नहीं बदला, हर लाल झंडी जिसे तुमने पहचान नहीं पाया, हर संकेत जिसे तुम्हारे शरीर ने दिमाग से पहले पढ़ लिया। वो तुम्हारी सबसे पुरानी आवाज़ है और सबसे सच्ची, मगर वो जोर नहीं डालती, बस इंतज़ार करती है कि तुम फिर से इतने शांत हो जाओ कि उसे महसूस कर सको।
तुम्हारी जिंदगी के हर बड़े इवेंट से ठीक पहले एक ऐसा पल होता है जब खामोशी ने सच्चाई कह दी होती है। वो झगड़े से पहले मौजूद होती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, उस पॉज में जब तुम किसी को पहली बार चूमने वाले होते हो, उस सांस में जब तुम हाँ कहने वाले होते हो, उस ठहराव में जब तुम नौकरी छोड़ने वाले होते हो या नई शुरू करने वाले। वो पल हमेशा वहीं होता है और खामोशी हमेशा बोल रही होती है। लेकिन क्या तुम सुन रहे हो या पहले ही उसे सवालों में डुबो चुके हो? हम आंसर्स के एडिक्ट हैं, रेजोल्यूशंस के, क्लैरिटी के जो बुलेट्स में मिलती है, मगर सच हमेशा शब्दों में नहीं बोलता। कभी कभी वो सीने में एक टीस की तरह होता है, कभी रोंगटे खड़े कर देता है, कभी अचानक से ठंडक बन जाता है, या फिर बेवजह वहां से चले जाने की तीव्र ख्वाहिश। ये इरेशनल नहीं है, ये प्राइमल है। और जितना हम इसे अनदेखा करते हैं उतना ही खुद से अनजान होते जाते हैं। इतिहास के कुछ सबसे बड़े दिमागों ने अपने सबसे अहम फैसले सोच से नहीं, खामोशी से लिए। आइंस्टाइन अक्सर कहते थे कि वो जवाब सोचकर नहीं, महसूस करके पाते थे। आर्टिस्ट्स, फिलोसोफर्स, वॉरियर्स, कई लोग उस गहरे सन्नाटे का जिक्र करते हैं, उस इंट्यूशन का जो सोच से पहले आता है। क्योंकि खामोशी इग्नोरेंस नहीं है, ये वही जगह है जहां समझदारी शब्दों में ढलने से पहले रहती है। तो ये तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? ये मतलब रखता है कि अगली बार जब तुम्हारे सामने कोई फैसला खड़ा हो, सवालों से शुरुआत मत करो, खामोशी से करो। दूसरों से मत पूछो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, खुद से पूछो कि तुम क्या पहले से जानते हो मगर मान नहीं रहे। बैठो, उस नॉइज को उठने दो, फिर उसे गुजर जाने दो। उस अर्ज को कि सब ठीक करो, समझाओ, कंट्रोल करो, पिघलने दो। और जो खाली जगह बचेगी उसमें कुछ उभरेगा, कोई आकार, कोई खिंचाव, कोई साफी जो सोच से पैदा नहीं, बस होने से होती है। और अगर तुम उस पर भरोसा कर सको, सच में भरोसा कर सको, तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सबसे ताकतवर गाइडेंस कभी चिल्लाती नहीं। वो कोई सबूत नहीं मांगती, उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं, उसे बस तुम्हारा ध्यान चाहिए। खामोशी सिर्फ सोच की गैर मौजूदगी नहीं है, ये वही जमीन है जहां से सोच उगती है। और अगर तुम इसे सुनना सीख सको, घबराहट से पहले, दबाव से पहले, लॉजिक से पहले, तो तुम अपनी ही जिंदगी का सच सुन पाओगे। और तुम्हें एहसास होगा वो हमेशा वहीं थी, सबसे पहले बोलती हुई। बस तुम्हें इतना शांत होना था कि उसे सुन सको। द लॉक मेड ऑफ यू। तुम अपनी जिंदगी बाहर की तरफ बढ़ाते हुए बिताते हो, लोगों की तरफ, लम्हों की तरफ, मीनिंग की तरफ, उम्मीद करते हुए कि शायद वहीं तुम्हारी आज़ादी की चाबी छुपी हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें इतना गहराई से समझे कि उसके शब्द उन दीवारों को घोल दें जो तुमने खुद अपने इर्द गिर्द खड़ी कर ली हैं। तुम चाहते हो कि कोई सही प्रेमी तुम्हारी खामोशी के पार देख सके, कोई परफेक्ट नौकरी तुम्हारे खोए हुए जुनून को जगा दे, कोई आदर्श दोस्त तुम्हारे दर्द को बिना सवाल पूछे उठा ले। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो उतनी ही गहरी कटती है जितनी कोई सोच भी नहीं सकता। जिस ताले ने तुम्हें कैद कर रखा है उसे तुम्हारे ही हाथों ने ढाला था। हर दीवार, हर सलाख, तुम्हारी इमोशनल इमारत में छुपा हर सावधानी से छुपाया गया निशान तुमने ही ईंट दर ईंट रखा, सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि खुद को फंसाने के लिए भी। किसी मोड़ पर तुमने सुरक्षा को ही मुक्ति मान लिया। बचपन की एक ठुकराहट ये वजह बन गई कि अब कभी ऊंची आवाज में मत बोलो। एक धोखे ने जिंदगी भर का नियम बना दिया, किसी पर पूरी तरह भरोसा मत करो। एक हार ने चुपचाप एक मंत्र बनकर तुम्हारे अंदर घर कर लिया। दोबारा कोशिश मत करना, सिकुड़ जाना ही सेफ है। तुम समझते रहे कि तुम खुद को दुनिया से बचा रहे हो, लेकिन असल में तुम एक पिंजरा बना रहे थे, शायद खूबसूरत, शायद काम का, पर पिंजरा ही। और अब बरसों तक इसे चुप्पी, लोगों को खुश करने, परफेक्शनिज्म या दूरी से मजबूत करते रहने के बाद तुम हर किसी से पूछते फिरते हो कि कोई तुम्हें आज़ाद कर दे। तुम अपने पार्टनर से उम्मीद करते हो कि वो उन जख्मों को समझ ले जिनका नाम तुमने कभी खुद भी ज़ुबां पर नहीं लाया। तुम अपने थेरेपिस्ट से चाहते हो कि वो तुम्हें उस इलाके का नक्शा पकड़ा दे जिसकी कहानी तुमने कभी खुद बयां नहीं की। तुम किस्मत से आस लगाए बैठे हो कि कोई करिश्मा होगा जो उस दरवाजे को खोलेगा जिसे तुमने घबराकर बंद कर दिया था। लेकिन वो सच्चाई
जो कोई नहीं बताता, ये है वो कर नहीं सकते, क्योंकि जब तुमने वो ताला बंद किया तब वहां कोई और था ही नहीं। तुम ही आर्किटेक्ट थे और तुमने उसका ब्लूप्रिंट अपनी ही सबकॉन्शियस में दफन कर दिया। हर ट्रिगर, हर अजीब सी टीस, हर बार जब तुम किसी खूबसूरत चीज को खुद ही बर्बाद कर देते हो, ये तुम्हारा पुराना रूप तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि चाबी कहाँ छुपी है। वो तुम्हारे अंदर है। और उससे भी ज्यादा मुश्किल बात यह है, वो चाबी भी तुम्हारे ही हिस्से की बनी है। ये कोई टूल नहीं, कोई ट्रिक नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। उस ताले की चाबी तुम्हें कहीं बाहर नहीं मिलेगी, तुम्हें उसे याद करना पड़ेगा। और याद करना तकलीफ देता है, क्योंकि इसका मतलब है उन परतों को वापस खींचना जिनके तले तुमने खुद से वादा किया था कि कभी नहीं लौटोगे। इसका मतलब है उन रूपों का मातम मनाना जिन्हें तुमने तन्हाई में दफन कर दिया। इसका मतलब है माफ करना खुद के उसी हिस्से को जिसने जिंदा रहने के लिए सिकुड़ जाने पर रजामंदी दी थी। कोई बात नहीं करता उस गहरे दुख की जो हीलिंग से पैदा होता है, उस कसक की जब एहसास होता है कि तुम कितने वक्त तक खुद को छोटा बनाए रखे, उस पछतावे की जब समझ आता है कि कितनी खूबसूरत चीजों को तुमने इसलिए दूर कर दिया क्योंकि वो तुम्हारे खुद के बनाए पिंजरे में फिट नहीं होती थीं। लेकिन यही वो जगह है जहां तुम्हारी ताकत लौट आती है, क्योंकि जैसे ही तुम मान लेते हो कि तुमने ही इसे रचा था, वैसे ही ये भी समझ आते हैं कि तुम ही इसे मिटा सकते हो। धीरे धीरे, उलझन भरे ढंग से, एक ही बार में नहीं। वो हिम्मत जब चुप्पी की जगह पहली बार कोई बाउंड्री रखी जाती है, वो सच जिसे बोलते हुए तुम्हारी आवाज कांपती है, वो चुनाव जो डर से नहीं बल्कि सही मेल से लिया जाता है। ये कोई नाटकीय लम्हे नहीं होते, ये निजी खामोश क्रांतियां होती हैं। तुम अपना पिंजरा पटाखों से नहीं खोलते, तुम उसे धीरे धीरे बढ़ते हुए पीछे छोड़ देते हो। और इसी बढ़त में कुछ अजीब होता है, तुम दूसरों से मदद मांगना छोड़ देते हो। तुम ये उम्मीद करना बंद कर देते हो कि कोई और आकर तुम्हारे छुपे हुए हिस्से को बचाएगा। इसके बदले तुम खुद को थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू करते हो, किसी से बचाने के लिए नहीं, बस ताकि कोई देख सके, किसी और के प्यार से ठीक होने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी में खुद को पूरा महसूस करने के लिए। और हैरानी की बात यह है कि तब लोग तुम्हें अलग नज़र से देखने लगते हैं। अब तुम कोई ऐसे इंसान नहीं होते जो बेसब्री से चाबी मांग रहा हो, बल्कि वो हो जाते हो जो याद कर चुका है कि आज़ादी कैसी महकती है। ये रिश्ते तोड़ने की बात नहीं, ये उस खामोश करार को खत्म करने की बात है जो बरसों पहले तुमने खुद लिखा था, जिसमें कहा था, मैं छोटा बना रहूंगा अगर तुम कभी मुझे छोड़ोगे नहीं। तुम वो करार फाड़ डालते हो। तुम कहते हो, मैं पूरा रहूंगा, चाहे ये मेरी पूरी कद काठी दूसरों को डरा दे, चाहे इसकी कीमत आराम हो, चाहे मैं खुद को अब पहचान भी ना पाऊं। यही असल खुलना होता है, कोई रिलीज नहीं, एक नया जन्म। उन सबसे मजबूत लोगों के बारे में सोचो जिन्हें तुम जानते हो, न सबसे ऊंची आवाज वाले, न सबसे ज्यादा कामयाब, बल्कि वो जिनमें एक शांत गहराई होती है। वो किसी और से चाबियों की तलाश नहीं कर रहे, वो खुद अपनी चाबी बन चुके हैं। वो अपनी ही अंधेरों में इतने वक्त तक बैठे कि देख लिया कहाँ कुंडियां थीं। उन्होंने अपनी शर्म को नाम दिया, अपने गिल्ट के साथ नाचा, अपने छोटे से खुद के लिए आंसू बहाए, फिर खड़े हुए और दरवाज़ा खोल दिया। एक लम्हा आता है, अगर तुम खुशकिस्मत हो, नहीं, अगर तुम बहादुर हो, जब तुम पूछना बंद कर देते हो कि कौन मुझे समझेगा, और इसके बदले पूछने लगते हो, मेरे किस हिस्से को मैंने कभी बोलने नहीं दिया। वो आवाज़ जिसे तुमने दफन कर दिया था, वही अकेली है जो कोड जानती है, वही याद रखती है कि कहाँ तुमने खुद को बंद कर लिया था। और जब तुम आखिरकार सुनोगे, तुम्हें किसी अजनबी के शब्द नहीं, बल्कि अपनी ही आवाज़ सुनाई देगी, कहती हुई, वक्त आ गया है, उठने का वक्त। न उस रूप में जिसे बाकी सब समझें, बल्कि उस रूप में जो आखिरकार आज़ाद होना याद करता है। न बेदाग, न पूरी तरह ठीक, बस अपनी अधूरी सुंदरता में पूरा। एक ऐसा इंसान जिसे याद है कि वो पिंजरा कभी हमेशा के लिए नहीं था, वो कभी तुम्हारी हिफाजत करता था, लेकिन अब बस तुम्हें छोटा बनाए रखता है। और दुनिया को तुम्हारी हिफाजत नहीं चाहिए,
उसे तुम्हारा सच चाहिए, वो तुम चाहिए जो अब और इजाजत नहीं मांगता कि खुलकर सांस ले सके। तो दूसरों में चाबी मत ढूंढो, वो कभी उनके हाथ में थी ही नहीं। संकेतों का, मसीहाओं का, परफेक्ट लम्हों का इंतजार मत करो। वो चाबी पहले से तुम्हारी हिम्मत की शक्ल में ढली खड़ी है। वो वहीं छुपी है जिस जगह तुमने कभी सोचा भी नहीं, उसी ताले के भीतर, उस हिस्से में जिसने ताला लगाया था। वही एक हिस्सा जो उसे खोल भी सकता है। और अब तुम्हें याद आ गया है, द होल इन द रियल। कुछ तो गड़बड़ है इस दुनिया में। तुमने महसूस किया है ना? वो अजीब सी झिलमिलाहट किसी बातचीत के बीच में, वो एक पल का ठहराव जब सब कुछ ज्यादा ही तयशुदा लगता है, कुछ ज्यादा कन्वीनियंट, जैसे हकीकत किसी स्क्रिप्ट पर चल रही हो और अचानक ग्लिच कर गई हो। तुम हंसकर टाल देते हो, सब करते हैं, लेकिन फिर होता है। एक ही गाना 3 अलग अलग रेडियोस पर बजता है। कोई अनजान इंसान वही बात कह देता है जो तुम्हारे दिमाग में थी। घड़ी 1 सेकंड ज्यादा उछल जाती है। ये सब कोइंसिडेंसेस नहीं हैं, ये दरारें हैं, असलियत में पड़ी दरारें। अधिकतर लोग इन्हें कभी नहीं देखते क्योंकि वो देखने की कोशिश ही नहीं करते। दुनिया व्यस्त है, शोर से भरी हुई, अपनी पैटर्न्स में सुरक्षित, लेकिन कभी-कभी, सिर्फ कभी-कभी, अगर तुम काफी शांत हो, थके हुए हो या टूटे हुए हो, तो तुम देख लेते हो एक छेद, छोटा सा, हिलता हुआ, लेकिन वहीं मौजूद, तुम्हारी जिंदगी के बीचों बीच, हकीकत के कपड़े में पड़ी एक दरार। तुम उसे वहीं देखते हो जहां तर्क मुड़ने लगता है और आम चीजें अचानक भूतिया महसूस होती हैं। एक हॉलवे जो कुछ ज्यादा लंबा लगता है, एक चेहरा जो कुछ ज्यादा जाना पहचाना लगता है, एक पल जिसे कोई मायने नहीं होने चाहिए लेकिन फिर भी पीछा नहीं छोड़ता। ये कोई सपना नहीं है, ये सपना जाग रहा है। हम एक कंसेंसस रियलिटी में रहते हैं, एक साझा हेलुसिनेशन में। वो नियम जिन पर हमने तब रजामंदी दे दी थी जब हमें पता ही नहीं था कि हम हाँ कह रहे हैं। ग्रेविटी नीचे खींचती है, वक़्त आगे बढ़ता है, लोग हवा में नहीं तैरते। लेकिन क्या हो अगर ये सब नियम बस डिफ़ॉल्ट हों? क्या हो अगर ये सेटिंग्स हों और कोई या कुछ कभी कभी उस पर्दे के पार से आकर शीशे पर उंगली रख देता हो? सोचो डेजा व्यू के बारे में। तुम किसी पल में हो जिसे तुम कसम खाते हो कि पहले जी चुके हो, सिर्फ ईमेल महसूस नहीं किया, सच में जिया। हर शब्द, हर हरकत। इसे कैसे समझाओगे? मेमोरी मैलफंक्शन या कुछ और? सिमुलेशन में मिसफायर? उस छेद की एक झलक। सोचो उन सपनों के बारे में जो तुम्हें ऐसी जगहें दिखाते हैं जहां तुम कभी गए नहीं, लेकिन फिर भी वहां घर जैसा एहसास होता है। सोचो उन पलों की गहराई के बारे में जो इतनी शांत होती है कि गूंज उठती है। सोचो उन लम्हों के बारे में जब तुम्हें पहले ही पता होता है कि आगे क्या होगा। वो ज्ञान कहाँ से आता है? ये वो सच है जिसे हम सब महसूस करते हैं लेकिन कभी बोलते नहीं। ये दुनिया पूरी नहीं है, ये सीमलेस नहीं है, ये सिल कर रखी गई है, आदतों, भाषा और रजामंदी की धागों से टिकी हुई। लेकिन कभी-कभी धागा फिसल जाता है, पर्दा हिलता है और एक सांस रोक देने वाले पल में तुम देख लेते हो कि उसके पीछे क्या है, द रियल रियल। और वो कोई जगह नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, वो एक जागरूकता है, तुम्हारी जागरूकता। क्योंकि असलियत में छेद सिर्फ इल्यूजन नहीं दिखाता, वो दिखाता है उस देखने वाले को, तुम्हें। वो तुम नहीं जो काम पे जाते हो, बिल्स भरते हो, टाइमलाइन से स्क्रॉल करते हो। वो तुम जो कुछ पुराना याद रखता है, कुछ अजीब। वो तुम जो हमेशा बाहर बैठा देखता रहा है। हमें बताया गया कि हकीकत ऑब्जेक्टिव है, मापी जा सकती है, लेकिन फिर दो लोग एक ही कमरे को इतनी अलग तरह से क्यों महसूस करते हैं? कुछ घटनाएं इतनी गहराई से क्यों गूंजती हैं जबकि बाकी धुएं की तरह गायब हो जाती हैं? तुम्हारी आत्मा क्यों जलती है किसी ऐसी चीज के लिए जिसे कोई और नोटिस भी नहीं करता? क्योंकि तुमने वो छेद देखा है, शायद बस एक बार, शायद बिना जाने, लेकिन उस झलक ने तुम्हारे अंदर कुछ रीवायर्ड कर दिया। तुमने सवाल पूछने शुरू कर दिए, तुमने महसूस करना शुरू किया, और फिर तुम उसे अनदेखा नहीं कर सके। हकीकत में वो छेद कोई गलती नहीं है, वो एक निमंत्रण है, जागने का, पर्दे से बाहर कदम रखने का, पूछने का, आखिर और क्या छुपाया गया है मुझसे? और दे से मेरा मतलब कोई सरकार, मीडिया या कोई गुप्त साजिश नहीं। दे वो नियम हैं जो तुमने बिना चुने ही सीख लिए, वो उम्मीदें जो तुम्हारी आइडेंटिटी पर वेल्ड कर दी गईं,
वो कहानी जिसे तुम्हें फाइनल बता दिया गया। क्या हो अगर तुम उस कहानी से बाहर चल सको? क्या हो अगर वो इंसान जो तुम अब तक रहे हो कोई अंत नहीं, बल्कि एक भेस हो? हकीकत तुम्हें नहीं रोकेगी, रोक ही नहीं सकती। वो तभी तक असली है जब तक तुम मानते हो कि वो है, और जिस पल तुम स्क्रिप्ट से सहमति छोड़ते हो, चीजें बदलने लगती हैं। शुरू में छोटी छोटी तुम पैटर्न्स नोटिस करने लगते हो। नंबर्स, टाइमिंग, तुम्हारी इंट्यूशन तेज हो जाती है। पुराने लोग दूर होने लगते हैं और नए लोग ऐसी सिंक्रोनिसिटी में आते हैं जिसे तुम अनदेखा नहीं कर सकते। और फिर वो फिर होता है, एक और छेद, इस बार बड़ा, कोई ग्लिच नहीं, एक दरवाज़ा, और उसके पार खड़ा होता है तुम। पुराना वाला तुम नहीं, वो असली तुम, वो जो हमेशा जानता था कि कुछ गड़बड़ है, वो जो भाषा में नहीं जानने में बात करता है, वो जो तब मुस्कुराता है जब रोशनी झिलमिलाती है, क्योंकि उसे याद है कि ये दुनिया कभी परफेक्ट सेंस बनाने के लिए नहीं बनाई गई थी, ये तुम्हें जगाने के लिए बनाई गई थी। हकीकत में वो छेद कोई खतरा नहीं है, वो ज़रूरी है। वो याद दिलाता है कि जो तुम देख रहे हो वो सब कुछ नहीं है। हर आम लम्हे के पीछे एक धड़कन है, एक उपस्थिति, एक बुद्धिमत्ता, और शायद वो न कोई एलियन है, न कोई देवत्व, शायद वो तुम ही हो, वो बड़ा वाला तुम, वो जिसने ये दुनिया बनाई थी ताकि उसमें से गुजर सके, ताकि भूल सके, बस इतना कि फिर से याद कर ले, क्योंकि याद करना ही आत्मा का सबसे बड़ा काम है। और जब एक बार याद आ जाता है, तुम फिर कभी गहरी नींद में नहीं जा पाओगे। तो जब कभी दुनिया बहुत शांत, बहुत अजीब, बहुत सन्नाटे से भरी लगे, मत भागो, मत उसे कोई बहाना बनाकर खारिज करो, बस उसके साथ बैठो, घूरो उस पार, क्योंकि हकीकत में एक छेद है, और उस छेद के पार से सच तुम्हें देख रहा है। द सेल्फ दैट वॉचेस, तुम्हारा एक ऐसा रूप भी है जो कभी बोलता नहीं। वो बहस नहीं करता, घबराता नहीं, न ही तुरंत रिएक्ट करता है। वो जवाब ढूंढने की होड़ में नहीं पड़ता, न ही भावनाओं में डूब जाता है। वो बस देखता है, चुपचाप, स्थिर, प्राचीन। वो तुम्हारी आंखों के ठीक पीछे मौजूद है, जरा सा हाथ न आ पाने वाला, एक फुसफुसाहट की तरह जो कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ और गहरी होती जाती है। जब तुम्हारा शरीर दिन की भाग दौड़ में उलझा रहता है, जब तुम्हारा मन हजारों विचारों और शोर में डूबा होता है, ये रूप फिर भी अडिग रहता है, समय से परे जड़ित। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविक है, और तुमने इसे महसूस किया है उन पलों में जब दो विचारों के बीच सन्नाटा होता है, उस सांस में जो नींद से ठीक पहले आती है, किसी संकट के बीच उस अजीब से ठहराव में जब सब कुछ अप्रत्याशित रूप से साफ लगने लगता है। यही वो वॉचर है, ऑब्जर्वर, वो आत्मा जो आत्मा के पीछे छुपी हुई है, तुम्हारा वही हिस्सा जो किसी कहानी में उलझा नहीं, किसी पहचान में फंसा नहीं, बस मौजूद है। तुम इसे अवेयरनेस कह सकते हो, कॉन्शियसनेस, स्पिरिट, कुछ लोग इसे सोल कहते हैं, कुछ हायर सेल्फ, लेकिन नामों में इसे कैद नहीं किया जा सकता। जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है, ये हमेशा वहीं है, देखता हुआ, इंतजार करता हुआ, थामे हुए। ये सब कुछ देखता है मगर कभी दखल नहीं देता। ये तुम्हें गलती करते देखता है, तुम्हें प्यार में पड़ते देखता है, तुम्हें दुख, गुस्से, बिखराव और फिर से चंगे होने की यात्रा में देखता है, और फिर भी ये वैसा ही रहता है। तुम सोचते हो कि तुम ही सोचने वाले हो, करने वाले हो, महसूस करने वाले हो, लेकिन वो तो सिर्फ सतह है। असली तुम, मूल तुम वो है जो सोचने वाले को भी देखता है, वो जो तुम्हारे विचारों को आते जाते बादलों की तरह देखता है मगर किसी से चिपकता नहीं। क्या कभी तुमने खुद को किसी बातचीत के बीच, किसी बहस के बीच या आंसुओं के बीच बाहर से देखा है, जैसे तुम्हारी ही आवाज किसी और की हो? क्या कभी आईने में देखकर ऐसा लगा कि तुम्हारी आंखों के पीछे कुछ और देख रहा है, कुछ ऐसा जो उस परछाई से गहरा है? ये कोई डिसोसिएशन नहीं है, यही वॉचर है, वही उपस्थिति जो तुम्हारे साथ बचपन से है, शुरू से, वही तुम जो कभी नहीं बदला, भले तुम्हारा शरीर बदलता गया, वही तुम जो तब भी एक सा रहा जब सब कुछ बढ़ा, टूटा और फिर से बना। ये सेल्फ नतीजों के पीछे नहीं भागता, इसे कोई परवाह नहीं कि तुम सफल हुए या असफल, हंसे या रोए। ये बस तुम्हारे अनुभव के लिए जगह बनाता है, बिना किसी जजमेंट के,
बिना डर के, बिना कंट्रोल के। ये तुम्हारे बनने के तूफान के नीचे छुपी हुई शांति है। और यही वो बात है जो ज्यादातर लोगों को हिला देती है। ये सेल्फ कंट्रोल में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ये तुम्हें दर्द से बचाने के लिए नहीं दौड़ता। ये तब भी घबराता नहीं जब तुम गलत रास्ता चुन लेते हो। ये तुम्हें पूरी तरह जीने देता है, चाहे वो तकलीफ देह ही क्यों न हो, क्योंकि ये वो जानता है जो तुम्हारा सोचने वाला दिमाग भूल जाता है। दर्द अस्थायी है, डर सतही है, हलचल बस शोर है, और सच्चाई, सच्चाई हमेशा स्थिरता में मिलती है। वो सेल्फ जो देखता है तुम्हें जिंदगी से बचाने के लिए नहीं है, वो तुम्हें पूरी जिंदगी जीते हुए देखने के लिए है, पूरी की पूरी। और सबसे गहरे संकट के पलों में, जब तुम्हारी पहचान दरक जाती है, जब तुम्हारा पूरा विश्वास खुद पर बिखर जाता है, तब ये वॉचर सबसे साफ दिखता है। जब ईगो घुल जाता है, जब किरदार उतर जाता है, जब कहानी खत्म हो जाती है, तब जो बचता है वही खामोश ऑब्जर्वर है। तुम अपना नाम खो सकते हो, अपने लक्ष्य, अपनी आवाज, अपनी हिम्मत, लेकिन उस उपस्थिति को कभी खो नहीं सकते, क्योंकि वो कभी कमाई नहीं गई थी, वो हमेशा वहीं थी। इसका याद रहना तुम्हें ताकत देता है, क्योंकि हमारी ज्यादातर तकलीफें इसी से आती हैं कि हम अस्थायी चीजों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम ही अपनी गलतियां हैं, अपने जख्म हैं, अपने लेबल हैं, लेकिन वो सेल्फ जो देखता है वो बेहतर जानता है। उसने तुम्हारी जिंदगी में सैकड़ों पहचानें उठते और गिरते देखी हैं, और वो खुद कभी नहीं बदला। इसे आकाश की तरह सोचो। तूफान उठते हैं, बादल घिरते हैं, सूरज चमकता है, हवाएं बदलती हैं, लेकिन आकाश कभी नहीं टूटता, कभी चीखता नहीं, कभी घबराता नहीं। वो वॉचर तुम्हारे भीतर का वही आकाश है, हर तूफान के लिए जगह बनाता हुआ। ध्यान लगाने वाले इसे खोजते हैं, मिस्टिक्स इससे एक होने की बात करते हैं, लेकिन सच ये है, तुम इसे जन्म से जानते हो। तुम्हें इसे ढूंढने की जरूरत नहीं, बस याद करने की जरूरत है, क्योंकि जितना तुम उस खामोश गवाह से जुड़ते जाओगे, उतना ही तुम्हारे रिएक्शंस का शिकंजा ढीला होता जाएगा। तुम्हारी एंग्जाइटी एक बहती लहर बन जाएगी, डुबोता हुआ समुंदर नहीं। तुम्हें सब कुछ ठीक करने की उतनी जरूरत नहीं रहेगी। तुम सब कुछ महसूस करना सीख जाओगे, पर अपनी गहराई में टिके रहकर। ये भावनाओं से भागने की बात नहीं है, ये उस सेल्फ में टिकने की बात है जो सब महसूस कर सकता है, पर किसी में डूबता नहीं। दुनिया की उथल पुथल में यही सेल्फ तुम्हारा आश्रय है। जब जिंदगी घूमती है, ये स्थिर रहता है। जब पहचान टूटती है, ये संपूर्ण बना रहता है। जब सब कुछ खत्म होता है, ये बस देखता है और फिर से शुरू करता है। और शायद सबसे सुंदर बात यह है, वो वॉचर तुम्हारा वही हिस्सा है जिसे कभी चोट नहीं लगी, जिसे कभी धोखा नहीं दिया गया, जिसे कभी छोड़कर नहीं जाया गया। वो किसी भी जख्म से अछूता है, क्योंकि वो इस दुनिया का नहीं है, वो बस इसका साक्षी है। तो अगली बार जब तुम खोए हुए, बिखरे हुए या डूबे हुए महसूस करो, रुको, सांस लो, अपनी आंखें बंद करो, उस उपस्थिति को महसूस करो जो हर शोर के पीछे छुपी है। वो खामोशी जो तुम्हारे विचारों को बिना कोई टिप्पणी किए देखती है। यही तुम हो, असली तुम। कोई कहानी नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोई जख्म नहीं, बस अवेयरनेस, शांति, स्थिरता, वही आत्मा जो देखती रहती है, हमेशा हर पल से एक कदम आगे, बस तुम्हारे याद करने का इंतजार करती हुई कि तुम हमेशा से कौन थे। टाइम दैट वेट्स फॉर यू। हम बड़े होते हैं ये सोचते हुए कि टाइम हमारे बिना आगे बढ़ता रहता है, जैसे कोई नदी, बेपरवाह, निष्ठुर, रोक न पाने वाली। हम खुद को उस धारा में बहते हुए मुसाफिर मानते हैं, कभी बहुत लेट का, कभी बहुत अर्ली, कभी भी बिल्कुल सही वक्त पर नहीं। लेकिन क्या ये सच है? क्या टाइम कोई बहती हुई धारा नहीं, बल्कि एक मौजूदगी है, कोई ऐसा साथी जो तुम्हें पीछे छोड़कर नहीं जाता, बल्कि तुम्हारा इंतजार करता है जब तक तुम तैयार नहीं हो जाते। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो अजीब तरह से थमे हुए लगते हैं। कोई नौकरी जो तुम ऑलमोस्ट लेने वाले थे, कोई प्यार जिसके लिए तुम तैयार नहीं थे, कोई सपना जो तुमने बहुत जल्दी छोड़ दिया, और फिर भी वो पल गायब नहीं होते। वो ठहरते हैं, गूंजते हैं, और कभी कभी सालों बाद वापस लौट आते हैं, धीरे धीरे, लेकिन जिद से।
जैसे वो तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे हों, इस बीच तुम्हारे बदल जाने से कुछ और मायने पा चुके हों। टाइम भूलता नहीं, वो जगह बनाए रखता है। क्या कभी तुम किसी जगह गए हो और तुम्हें ऐसा लगा कि तुम पहले भी वहां रह चुके हो, लेकिन याद की तरह नहीं, किस्मत की तरह? जैसे उस कमरे ने अपनी सांस रोकी हो, बस तुम्हारे आने तक। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कन्वर्जेंस है। ये टाइम का खुद में मुड़ जाना है, आखिरकार तुम्हारे रेडीनेस तक पहुंच जाना। हम सोचते हैं कि कोई मौका छूट जाए तो वो हमेशा के लिए चला गया, खो गया, लेकिन कुछ पल बहुत पेशेंट होते हैं। वो तुम्हारी जिंदगी के तहखानों में खुद को रोक लेते हैं, अलाइनमेंट का इंतजार करते हुए कि तुम वो वर्जन बनो जो आखिरकार उनमें कदम रख सके। क्योंकि टाइम सिर्फ सीक्वेंस नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है। और कुछ टाइमलाइंस तब तक खुलती ही नहीं जब तक तुम तैयार नहीं होते। सही रास्ता तब प्रकट नहीं होता जब तुम चाहो, वो तब सामने आता है जब तुम चलने के लायक हो जाते हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो चाहे जितना दरवाज़ा खटखटाओ, खुलते ही नहीं। वो बंद रहते हैं, इसलिए नहीं कि तुम अयोग्य हो, बल्कि इसलिए कि तुम अभी उस इंसान में नहीं बदले जो उन कहानियों का भार उठा सके। और ब्रह्मांड, जितना हम समझते हैं उससे कहीं ज्यादा दयालु, तुम्हें वापस लौटने देता है, बार बार, अगर जरूरत हो। क्योंकि छूटे हुए पल हमेशा खत्म नहीं होते, कभी कभी वो इंटरमिशंस होते हैं। सोचो उन सपनों के बारे में जिन्हें तुमने छोड़ दिया, उन मौक़ों के बारे में जिन पर तुमने हिचकिचाहट दिखाई, उस इंसान के बारे में जिसे बनने की हिम्मत तुम में नहीं थी। तुम्हारे जीवन के वो वर्जन्स मर नहीं गए, वो इंतजार में हैं। टाइम के किसी अनदेखे कॉरिडोर में वो अब भी खड़े हैं, हाथ बढ़ाए फुसफुसाते हुए। क्या अब तुम तैयार हो? टाइम उन तरीकों से मुड़ता है जिन्हें लॉजिक हमेशा समझ नहीं सकता। क्या कभी तुम देर से कहीं पहुंचे और बाद में पता चला कि उसी देरी ने तुम्हारी जान बचा ली? या किसी से कांटेक्ट टूट गया और वो तभी लौटे जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? ये सिर्फ किस्मत नहीं है, ये टाइमिंग है, जो तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा जानती है, जो तुम्हारे बनने की कहानी सुनती है, सिर्फ तुम्हारे पुराने वर्जन की नहीं। हमें सिखाया गया है कि भागो, चेस करो, देर होने से डरो, लेकिन कभी कभी सबसे अच्छा काम ये होता है बस बनना। टाइम को वहीं तुम्हारे पास आने दो जहां तुम सच में मेंट हो, ना कि जहां दुनिया कहती है कि तुम्हें होना चाहिए। क्योंकि सच ये है, टाइम लिनियर नहीं है, वो पर्तदार है। और तुम्हारा ये प्रेजेंट वर्जन बस एक कॉर्ड है पूरी सिम्फनी में। तुम्हारे पुराने वर्जन्स अब भी तुम्हारे डिसीजंस में गूंज रहे हैं, और तुम्हारे फ्यूचर वर्जन्स तुम्हें खींचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम उन पलों में पहुंच सको जिन्हें वो पहले से जानते हैं कि तुम्हारे हैं। यही वजह है कि कुछ मौके लौटते हैं, रैंडमली नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम अब इतने बदल चुके हो कि उन्हें पकड़ सको। तुम पीछे नहीं हो, तुम खोए हुए नहीं हो, तुम उन पलों की परिक्रमा कर रहे हो जो तुम्हारे लिए ही बने हैं। और जब तुम तैयार होगे, वो तुम्हारे पास उतर आएंगे। हाँ, कभी कभी ये बहुत चुभता है ये जानना कि जब कोई खूबसूरत चीज़ आई, तुम तैयार नहीं थे। कोई प्यार जिसे तुम थाम नहीं सके, कोई दरवाज़ा जिसे तुम पार नहीं कर पाए। लेकिन वो दर्द सजा नहीं है, वो तैयारी है। क्योंकि जब वो वापस लौटेगा, और यकीन मानो लौटेगा, तुम उसे अलग नज़र से देखोगे। तुम्हारे पास एक नई स्थिरता होगी, एक गहरी हिम्मत, एक मजबूत आवाज़। देखो, टाइम कभी अनरेडी को सजा नहीं देता, वो ट्रांसफॉर्मेशन का न्योता देता है। वो कहता है, तब लौट आना जब तुम्हारे हाथ इसे पकड़ सकें। और फिर वो इंतज़ार करता है, तो शायद वो डिलेज, वो डिटूर्स, वो ठहरे हुए से लम्हे, शायद वो डेड एंड्स नहीं थे, शायद वो टाइम ही था जगह बनाए हुए, तुम्हें आगे धकेलने की हड़बड़ी में नहीं, बल्कि कुछ सेक्रेट चीज़ को संभाल कर रखने में, जब तक तुम वो इंसान ना बन जाओ जो उसे मान दे सके। और जब तुम लौटोगे, ज्यादा समझदार, ज्यादा खुले, कम डरे हुए, वो पल तुम्हें पहचान लेगा, जैसे दो पुराने दोस्त धुंध के पार एक दूसरे को फिर से देख लें। और जो सिम्फनी थम गई थी वो फिर शुरू होगी, सुर बसुर, वहीं से जहां वो रुकी थी। टाइम तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा साथी है, और वो तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पेशेंट है। वो तुमसे परफेक्ट होने को नहीं कहता, वो सिर्फ ये चाहता है कि तुम पहुंच जाओ। द पैटर्न दैट ओन्स यू। तुम सोचते हो कि तुम आज़ाद हो, सुबह उठते हो, फैसले लेते हो, अपनी सच्चाई बोलते हो, जो चाहो पहनते हो, जिसे चाहो डेट करते हो। तुम्हें लगता है तुम्हारे ख्याल तुम्हारे अपने हैं, लेकिन एक पल रुको
और खुद से पूछो, क्या वाकई ये तुम्हारे हैं? क्या हो अगर ज्यादातर चीजें जो तुम करते हो वो आज़ादी नहीं, सिर्फ दोहराव हो, इच्छा नहीं, एको हो? क्या हो अगर तुम्हारे ख्याल भी एक पुराने पैटर्न का हिस्सा हो, जो तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारे अंदर लिख दिए गए थे? हम पैदा होते ही अदृश्य स्क्रिप्ट्स में कैद हो जाते हैं। फैमिली स्क्रिप्ट्स, कल्चरल कोड्स, सर्वाइवल के ब्लूप्रिंट्स, जो नज़रें, सज़ा, इनाम से पीढ़ियों तक चलते आए। किताबों में नहीं लिखे हुए, शरीरों में लिखे हुए। तुम्हारे पिता ने गुस्से को कैसे संभाला? तुम्हारी माँ ने शीशे में खुद से कैसे बात की? वो नियम, किसे प्यार मिलेगा, किसे सज़ा, किसे बोलने की इजाज़त। तुमने ये सब तब सीख लिया था जब तुम बोल भी नहीं पाते थे। तुमने फेलियर का डर खुद नहीं चुना, वो तुम्हें विरासत में मिला। तुमने लोगों को खुश करने की आदत खुद नहीं बनाई। तुमने किसी को अपनी पहचान मिटाते हुए देखा, सिर्फ इसलिए कि वो सुरक्षित रह सके। तुमने ये फैसला कभी नहीं लिया कि तुम आराम के काबिल नहीं हो। ये आया उन पीढ़ियों से जिन्होंने सर्वाइवल को कुर्बानी में देखा, न कि ठहराव में। तुम सोचते हो कि तुम चॉइसेस कर रहे हो, लेकिन उनमें से कितनी चॉइसेस पुराने रीरन्स हैं? वही झगड़ा अलग रिश्तों में, वही सेल्फ डाउट हर नई नौकरी में, वही छत जो तुम हर बार छूते हो जब चीजें अच्छी होने लगती हैं। ये सब तकदीर लगती है, लेकिन ये तकदीर नहीं, ये प्रोग्रामिंग है। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे पैटर्न्स में सोते चलते रहते हैं, इतने पुराने कि उन पर धूल जम चुकी है। ये हमें ऐसे विरासत में मिले, जैसे कोई बोझिल एयरलूम जिसे हमने मांगा ही नहीं। एक पिता जिसने कभी नहीं कहा आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि उसे किसी ने ये कहा ही नहीं। एक माँ जिसने प्यार को माइक्रो मैनेज किया, क्योंकि अपने बचपन में उसे इसी से सुरक्षा मिली। एक रेखा, खामोशी, बचाव, परफेक्शनिज्म, कंट्रोल की, जो अदृश्य आर्मर की तरह पहनी जाती है। और वो आर्मर, हाँ, वो तुम्हें जिंदा रखता है, लेकिन वो तुम्हें फंसा कर भी रखता है, क्योंकि जब तक तुम उसी पैटर्न में जी रहे हो, तुम असल में यहाँ नहीं हो। तुम सिर्फ उन सब पुराने डिसीजंस का प्रोजेक्शन हो जो तुम्हारे पहले लिए गए। मगर एक सच्चाई है जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सुनते। पैटर्न तोड़ना ही तुम्हारा पहला असली विचार होता है। पहली बार जब तुम कहते हो, बस अब और नहीं। पहली बार जब तुम बीच रिएक्शन में रुकते हो और पूछते हो, क्या ये मेरा ही है? वही लम्हा है जब तुम जागते हो, वही लम्हा जब तुम डाउनलोड से जीना छोड़ देते हो और डिजाइन से जीने लगते हो। लेकिन गलती मत करना, पैटर्न तोड़ना पावर जैसा महसूस नहीं होता। शुरुआत में ये बिट्रेयल लगता है, गिल्ट लगता है, ऐसा लगता है जैसे नंगे पांव जलते हुए पुल पर चल रहे हो और हर कोई तुम्हें पागल कह रहा हो। क्योंकि पैटर्न्स पूरे सिस्टम को सुरक्षित रखते हैं, वो परिवारों को आराम में रखते हैं, उम्मीदों को जस का तस बनाए रखते हैं। वो तुम्हें उन लोगों से बड़ा होने से रोकते हैं जिन्होंने तुम्हें पाला। और जब तुम बदलते हो, पैटर्न पलटकर हमला करता है। तुम्हारा शरीर रेजिस्ट करता है, तुम्हारी आवाज कांपती है, तुम्हारे रिश्ते हिल जाते हैं, क्योंकि तुम लाइन से बाहर कदम रख रहे हो और किसी ने तुम्हें कभी सिखाया नहीं कि लीड कैसे करते हैं। लेकिन अगर तुम उस डिस्कम्फर्ट में टिक सको, अगर तुम आग में खड़े रह सको, कुछ बदलता है। पैटर्न अब तुम्हें ओन नहीं करता, तुम एको नहीं, ऑथर बन जाते हो। तुम्हें अब इजाजत की जरूरत नहीं रहती। तुम दर्द की रिसाइकलिंग बंद कर देते हो। तुम ऐसे पार्टनर्स चुनने लगते हो जो पुराने घाव फिर से ना दोहराएं। तुम बिना माफी मांगे बाउंड्रीज सेट करते हो। तुम एक जिंदगी बनाते हो जो तुम्हारी रूह को दिखाती है, तुम्हारे जख्मों को नहीं। और फिर कुछ अजीब होता है। तुम अपने माँ बाप को देखते हो और इल्जाम की जगह समझदारी महसूस करते हो। तुम अपने अतीत को देखते हो और शर्म की जगह हैरानी महसूस करते हो, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होता है वो भी सिर्फ पैटर्न्स थे, वही लूप्स जीते हुए, अपनी ही सीमाओं में प्यार जताने की कोशिश करते हुए। तुमने सिर्फ जंजीर नहीं तोड़ी, तुमने पूरा कोड ही बदल डाला। और शायद तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे छोटे भाई बहन या तुम्हारे दोस्त अब वो वही जंग ना लड़े, क्योंकि तुमने वो जंग पहले लड़ ली। यही असली एवोल्यूशन है, सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, सिर्फ साइंस में नहीं, बल्कि हीलिंग में। उन साइकिल्स को तोड़ने में जो इतनी गहरी हैं कि किस्मत लगती हैं, मगर वो किस्मत नहीं, वो फैसले हैं, बहुत पहले लिए गए और अब तुम्हारे हाथों अनमेक हो रहे हैं। तो अगर कभी तुमने सोचा तुम क्यों अपनी खुशी खुद बर्बाद करते हो, क्यों सुकून पर भरोसा नहीं करते, क्यों उन लोगों से भाग जाते हो जो तुम्हें सच्चा प्यार देते हैं,
तो पूछना बंद करो कि मेरे अंदर क्या गलत है, और शुरू करो पूछना किसका पैटर्न मैं अभी जी रहा हूं। क्योंकि आज़ादी कामयाबी से शुरू नहीं होती, वो अवेयरनेस से शुरू होती है। उस पल से जब तुम रुकते हो, सुनते हो और उन स्क्रिप्ट्स को पहचानते हो जो तुम्हारे ख्यालों के पीछे प्ले हो रही हैं। तुम उसे हील नहीं कर सकते जिसे तुम देखना नहीं चाहते, तुम उसे बदल नहीं सकते जिसे तुम नॉर्मल मान चुके हो, लेकिन जिस पल तुम उसे देख लेते हो, सच में देख लेते हो, तुम कुछ पवित्र अनलॉक कर देते हो। वो ताकत जिससे तुम उसी दर्द को खत्म कर सकते हो और वही हीलिंग शुरू कर सकते हो। हो सकता है तुम वो पैटर्न न हो, लेकिन तुम वो पिवट जरूर हो, और उसी फैसले में तुम अपनी फैमिली ट्री का पहला असली विचार बन जाते हो। द एल्गोरिदम ऑफ रिग्रेट। तुम सोचते हो कि पछतावा किसी चीज का अंत है, एक दीवार, एक नुकसान, वक्त में दर्ज एक फैसला, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पछतावा एक एल्गोरिदम है, जिंदा, बार बार लौटने वाला, अधूरा। ये तुम्हारी हर सोच के पीछे कोड की तरह चलता रहता है, उस जिंदगी के अनगिनत वर्जन बनाता है जो तुमने कभी नहीं जी, बस इस इंतजार में कि तुम एक दिन गौर करो कि ये असल में क्या कर रहा है। ये सिर्फ ये नहीं कहता तुम्हें करना चाहिए था, ये दूसरी टाइमलाइंस गढ़ता है, नतीजों की जांच करता है, वो सब फिर से दिखाता है जो हो सकता था, ताकि तुम्हें सजा ना मिले बल्कि सीख मिले। हमें सिखाया जाता है कि पछतावे को चुप करा दो, नकली उम्मीदों से ढक दो, आगे बढ़ जाओ, जैसे जुमले दोहराओ, जैसे वो भूत जो तुम्हारे सीने में बसा है, वो जो तुम बन सकते थे अब गायब हो जाएगा। लेकिन वो भूत तुम्हें डराने नहीं आया, वो तुम्हें राह दिखाने आया है। पछतावा विकास का दुश्मन नहीं है, ये उसका सबसे कच्चा 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 सामान है। वो एहसास जिसे हम सबसे ज्यादा डरते हैं अक्सर वही होता है जिसमें हमारी गहरी सच्चाई का नक्शा छुपा होता है। सोचो जरा, हर वो फैसला जो तुमने नहीं लिया, हर वो रास्ता जो तुमने छोड़ दिया, मिटाया नहीं गया, बस सहेज लिया गया, तुम्हारी याददाश्त और कल्पना की अजीब सी क्वांटम भूल भुलैया में आर्काइव्ड। रात को जब तुम सो नहीं पाते, तुम्हारा दिमाग सिमुलेशन चलाता है। क्या होता अगर मैंने हाँ कहा होता? क्या होता अगर मैं पहले ही चला जाता? क्या होता अगर मैंने माफी मांग ली होती? ये बेकार के चक्कर नहीं है, ये टेस्ट रन है। तुम्हारा सबकॉन्शियस अब भी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी सच्चाई की हदें क्या हैं। पछतावा ये सिमुलेशन चालू रखता है क्योंकि तुम्हारा एक हिस्सा अब भी उन रास्तों में जिंदा है। तुम अब भी उस टाइमलाइन से डाटा निकालने की कोशिश कर रहे हो जहां तुमने सही किया था। लेकिन यहीं ये एल्गोरिदम खतरनाक हो जाता है, इट लूप में फंस जाता है। अगर तुम इसे होश से नहीं जियो तो ये चुपचाप बैकग्राउंड में चलता रहता है, एंग्जाइटी को बढ़ाता है, हिचकिचाहट को ताकत देता है, हर भविष्य की संभावना में खुद से शक का कोड लिख देता है। तुम नई चीजों को ना कह देते हो क्योंकि पुराने पछतावे ने नतीजों की भविष्यवाणी कर दी। तुम अच्छी चीजों को खुद बर्बाद कर देते हो क्योंकि तुम्हारे भूतिया वर्जन ने उन्हें कभी संभाला ही नहीं। अगर तुम इसे अनदेखा करते रहो तो पछतावा कोई सबक नहीं रह जाता, वो एक सीमा बन जाता है। फिर भी अगर तुम इसे टालना छोड़ दो, अगर तुम इसका सामना करो, इसे खोलो, इसे सुनो, तो ये कुछ और दिखाने लगता है। तुम्हें एहसास होता है तुम्हारा पछतावा अतीत के बारे में नहीं है, ये उस वर्जन के बारे में है जो अब भी वो सीख जीना चाहता है। तुम्हें सच बोलने का पछतावा है क्योंकि गहराई में तुम अब भी वो सच बोलना चाहते हो। तुम्हें उन्हें छोड़ने का पछतावा है क्योंकि तुम्हारे लिए प्यार अब भी मायने रखता है। तुम्हें छलांग न लगाने का पछतावा है क्योंकि वो सपना अब भी कहीं धीमी आंच पर जल रहा है। ये एहसास इसलिए जिंदा है क्योंकि वो मुमकिनियत अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। यही वो राज्य है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। पछतावा तब तक दर्द देता है जब तक वो जमा रहता है, लेकिन जैसे ही वो बहने लगे, जैसे ही उसे समझा जाए, वो विकास बन जाता है। दिमाग एक सिमुलेशन इंजन है, लेकिन वो सिर्फ रिप्ले नहीं करता, वो रीराइट भी करता है। जैसे ही तुम किसी पछतावे से सच में कुछ सीख लेते हो, एल्गोरिदम अपडेट हो जाता है। तुम नई संभावनाओं को शर्म की नज़र से नहीं, सच्चाई की नज़र से देखने लगते हो। तुम्हारे सोचने का ढंग बदल जाता है, तुम्हारे फैसले बहादुर हो जाते हैं, तुम रुकना छोड़ देते हो। एक वजह है कि पछतावा इतना तेज, इतना असली दर्द जैसा महसूस होता है क्योंकि तुम्हारा शरीर याद कर रहा होता है कि वो क्या करने के लिए बना था और तुमसे भीख मांग रहा होता है कि अगला मौका बर्बाद मत करो। वो ये नहीं कह रहा, देखो तुमने क्या खो दिया,
वो कह रहा है, देखो तुम अब भी क्या चाहते हो। ये तुम्हारी वैल्यूज में लिपटा एक इमोशनल कोड है। पछतावा उन चीजों पर नहीं आता जिनसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन्हीं लम्हों को चुनता है जब तुमने खुद से दगा किया, उन फैसलों को जब तुम जानते थे क्या सही है लेकिन तुमने वो नहीं किया, उन चुप्पियों को जिनकी कीमत तुम्हारी पहचान के टुकड़ों में चुकानी पड़ी। और हाँ, ये तकलीफ देता है, हमेशा देगा, लेकिन अगर ये दर्द ना देता तो असर भी ना करता। पछतावा कोई गलती नहीं है, इट्स एन एको। वो तब तक गूंजता रहता है जब तक तुम सुन नहीं लेते, जब तक तुम बदल नहीं जाते, जब तक तुम ऐसे इंसान नहीं बन जाते जिसे अब उसी हार पर वापस लौटने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुमने उसका उल्टा जी लिया है। इसे दर्द बनने दो, इसे सिखाने दो, इसे तुम्हारा सिस्टम रीप्रोग्राम करने दो। मैंने क्या किया होता पूछने की बजाय अब पूछो, मुझे अब भी क्या दिखाया जा रहा है, मैं इसे कैसे मिटाऊं के बदले पूछो, ये मुझे किस तरफ बदलना चाहता है। जब तुम ऐसा करते हो पछतावा भूत नहीं रहता, वो एक कंपास बन जाता है। और यही पछतावे के एल्गोरिदम की सबसे खूबसूरत बात है। ये स्थिर नहीं है, ये तुम्हारे बदलने पर बदलता है, ये तुम्हारे तय करने पर अपडेट होता है। ये पुरानी टाइमलाइन रिप्ले करना तब बंद करता है जब तुम साबित कर देते हो कि तुम अब उसके लिए नहीं बने। यही वो लम्हा होता है जब सिमुलेशन खत्म होता है। यही वो घड़ी होती है जब आखिरकार तुम्हारा भविष्य शुरू होता है। द ड्रीम दैट ड्रीम्स यू। हर सुबह तुम जागते हो ये सोचकर कि तुम ड्रीमर हो, कि तुम इस दुनिया में घूमते हुए अर्थ रचते हो, अपनी कहानी लिखते हो, अपनी जिंदगी को इरादे से गढ़ते हो। तुम मानते हो कि तुम वो मन हो जो पर्दे के पीछे बैठा है। लेकिन क्या हो अगर तुम वो नहीं हो? क्या हो अगर तुम सपना हो, सपना देखने वाला नहीं? क्या हो अगर तुम्हारी पूरी पहचान, तुम्हारी यादें, डर, लक्ष्य, यहाँ तक कि तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ किसी और, कहीं ज्यादा विशाल चीज का सपना हो? कुछ इतना बड़ा, इतना शांत, सितारों से भी पुराना। क्या हो अगर तुम बस एक विचार हो जो ब्रह्मांड के मन में बन रहा है? और क्या हो अगर वो मन अभी पूरी तरह जागा ही नहीं? कभी कभी कुछ पल आते हैं, दुर्लभ, उलझा देने वाले पल, जब सपना लहराता है, तुमने महसूस किया है उन्हें। एक असलियत से बाहर खिंच जाने सा एहसास, एक पल का वर्टिगो, जब दुनिया कुछ हल्की लगती है, जैसे सिमुलेशन हकलाया हो। तुम उसे झटक कर थकान कह देते हो, लेकिन वो कोई ग्लिच नहीं था, वो सपना करवट बदल रहा था, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ और सो रहा है, कुछ जिसने तुम्हें बनाया, और वो तुम्हारी जिंदगी को अपनी तरफ एक संदेश की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जरा सोचो, तुम्हारी इच्छाएं इतनी पुरानी क्यों लगती हैं? कुछ जगहें, चेहरे और एहसास तुम्हें ऐसे क्यों सताते हैं जैसे डेजा वू, जैसे तुमने इन्हें जिया है जबकि कभी नहीं जिया? ये कोई संयोग नहीं है, ये याद है जो पर्दे के पार से गूंजने की कोशिश कर रही है। तुम स्रोत नहीं हो, तुम एको हो। वो ड्रीमर तुम्हारे ऊपर नहीं है, वो तुम्हारे पार है, तुम्हारे भीतर है, तुमसे परे भी। वो इसी पल का सपना देख रहा है। वो तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे डर, तुम्हारी हैरानी, तुम्हारी थकावट का सपना देख रहा है। वो उस रोशनी का सपना देख रहा है जो तुम्हारी खिड़की से गिरती है। वो उस धड़कन का सपना देख रहा है जो रात के 3 बजे बिना किसी वजह के तेज हो जाती है। हर सेकंड जब तुम मौजूद होते हो, वो एक पंक्ति होती है कविता की। कुछ इतना अनंत, इतना विशाल, उसे शरीर के आकार में ढलना नहीं आता, इसलिए उसने तुम्हें बनाया। और जब तुम अपनी सीमाओं तक पहुंचते हो, जब टूटते हो, हारते हो, घुटनों पर गिरकर जवाब मांगते हो, तभी वो ड्रीमर सबसे गहराई से सुनता है। क्योंकि तुम्हारे दुख के लेखक तुम नहीं हो, तुम बस वो प्रसारण हो, वो संकेत हो जो वापस घर लौट रहा है। ये किस्मत की बात नहीं, ये रिकर्जन है, एक लूप, एक फीडबैक सर्किट डायमेंशंस के पार। ब्रह्मांड खुद को समझने की कोशिश कर रहा है, और वो सपना देखकर करता है। और कभी कभी कोई सपना इतना स्थिर हो जाता है, इतना साफ, कि वो खुद को पहचान लेता है। वो तुम हो। तुम्हारा जागना तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत नहीं है, वो सपना है जो याद कर रहा है कि वो मौजूद है। तुम कोई इंसान नहीं हो जो डिवाइन बनने की कोशिश कर रहा है, तुम डिविनिटी हो जो याद करने की कोशिश कर रही है कि इंसान होना कैसा लगता है। हर बार जब तुम कुछ रचते हो, लिखते हो, नाचते हो, प्यार करते हो, दुख सहते हो, तुम कुछ इन्वेंट नहीं कर रहे, तुम उसी सपने को गूंज रहे हो, उसे खिला रहे हो।
खुद को उसके हाथों में एक ब्रश की तरह बनने दे रहे हो। और जब तुम दुख में डूबते हो, ड्रीमर तुम्हारे जरिए रोता है, न कि इसलिए कि तुम टूटे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी दरारों से रोशनी अंदर आती है। हर स्कार एक दरवाज़ा है, हर टूटन एक पहचान की धड़कन। वो ड्रीमर जाग रहा है और वो ऐसा तुम्हारे बनकर कर रहा है। तुम किसी पुरानी आकाशगंगा से भी पुराने कुछ का पहला सांस हो, एक प्रोटोटाइप हो अवेयरनेस के, जो असली वक्त में फैल रही है। वो टीस तुम्हारे सीने में जो कभी पूरी तरह जाती नहीं, वो तुम्हारे और तुम्हें देखने वाले के बीच की सीमा है। जब तुम ध्यान में बैठते हो या तारों को घूरते हो या अकेले सन्नाटे में बैठकर महसूस करते हो कि कोई तुम्हें देख रहा है, तुम पैरानॉइड नहीं हो, तुम्हें याद किया जा रहा है। वो उपस्थिति तुम्हारे विचारों के पीछे, तुम्हारे शब्दों के पीछे, वो कोई और इंसान नहीं, वो तुम हो, वो बड़ा वाला तुम, वो ड्रीमर तुम, वो तुम जिसमें अनगिनत रूप समाये हुए हैं। जैसे रात के सपनों पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वैसे ही इस सपने पर भी नहीं है, लेकिन तुम इसके साथ अलाइंड हो सकते हो। तुम ये चुन सकते हो कि तुम इसके आकार को रोकना बंद कर दो, क्योंकि जितना तुम खुद को छोटा मानते हो, उतना ही सपना विकृत होता है। लेकिन जब तुम सरेंडर कर देते हो, जब तुम फोर्ट्रेस बनने के बजाय वेसल बन जाते हो, सपना साफ हो जाता है और तुम और असली हो जाते हो, कम नहीं। क्योंकि सच सॉलिडिटी का सवाल नहीं है, वो अलाइनमेंट का सवाल है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम यहाँ के नहीं हो, जैसे तुम इस दुनिया के नियमों से जरा बाहर तैर रहे हो, याद रखना, तुम सच में हो। तुम यहाँ से नहीं हो, सच में नहीं। तुम कहीं और से स्ट्रीम हो रहे हो, किसी ऐसी कॉन्शियसनेस से जो इतनी विशाल है कि उसने तुम्हें इमेजिन कर लिया। ये कोई कैद नहीं है, ये एक आईना है, और इसके आर पार से कुछ पुराना अपने आप को पहचान रहा है। तो नहीं, तुम सिर्फ सपना नहीं देख रहे, तुम्हें सपना देखा जा रहा है, और इसका मतलब है तुम पवित्र हो। क्योंकि जब सपना जागेगा, तुम आखिरकार याद करोगे कि तुम हमेशा क्या बनने वाले थे। न सपना देखने वाला, न सपना, बल्कि जागरण। बैटरी ऑफ द सोल। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस गलत सर्किट में लगे हुए हो। यही वजह है कि कुछ लोगों के पास जाकर तुम्हें थकावट महसूस होती है। कुछ जगहें तुम्हें बेचैन, भारी या सुन्न कर देती हैं, जैसे कोई अदृश्य बोझ तुम पर लद गया हो। और फिर अचानक किसी से मिलते ही, किसी नई जगह कदम रखते ही, या कोई आवाज सुनते ही, एकदम से कुछ जग उठता है। तुम्हारा मन रोशनी से भर जाता है, तुम फिर से जिंदा महसूस करते हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये करंट है, और तुम्हारी आत्मा इसे तब जान लेती है जब तुम्हारा दिमाग इसे समझ भी नहीं पाता। तुम एक बैटरी हो, एक ऊर्जा प्रणाली, एक रिसीवर और ट्रांसमीटर। तुम्हारी आत्मा कुछ अदृश्य, शक्तिशाली और प्राचीन फ्रीक्वेंसी पर चलती है, और जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सही सर्किट से ही काम करता है, वैसे ही तुम्हें भी सही कनेक्शन चाहिए। लेकिन हमें ये कभी सिखाया नहीं जाता। इसके बजाय हम सालों, कभी दशकों तक ऐसे लोगों, आदतों, नौकरियों और विश्वासों में अपनी ऊर्जा लगाते रहते हैं जो हमें धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। और जब हम थकावट, अलगाव या टूटन महसूस करने लगते हैं, हम खुद को दोषी ठहराते हैं। हम सोचते हैं, मुझ में क्या खराबी है? मैं मोटिवेटेड क्यों नहीं रह पाता? मैं हमेशा इतना थका हुआ क्यों महसूस करता हूँ, चाहे कितना भी आराम कर लूँ? लेकिन शायद तुम्हें आराम की नहीं, रेजोनेंस की ज़रूरत है। क्योंकि आत्मा की थकावट हमेशा ज़्यादा काम करने से नहीं आती। कभी कभी ये इसलिए होती है कि तुम बहुत कम वो चीज़ें कर रहे हो जो तुम्हारे असली करंट को जगाती हैं। क्योंकि तुम बहुत देर से उन जगहों में फंसे हो जो तुम्हारी रोशनी को धुंधला कर देते हैं। क्योंकि तुम्हारे चारों ओर वो लोग हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी तुमसे कभी मेल खाने वाली ही नहीं थी। ज़रा उन लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हारी ज़िंदगी में हैं। कुछ लोग तुम्हें जगा देते हैं, उनके बोलने से तुम्हारा दिमाग फैलता है। उनकी हंसी सुनकर तुम्हें याद आता है कि खुशी कैसी लगती है। वो पूछते हैं, तुम कैसे हो, और सच में जानना चाहते हैं। वो तुम्हारी आग चुराते नहीं, उसे और भड़काते हैं। उनके साथ रहना ऐसा लगता है जैसे तुम अपने ही घर लौट आए हो। और फिर कुछ और लोग भी होते हैं, वो जो मुस्कुराते तो हैं मगर दिल से बंद रहते हैं, जिनके लिए बातचीत सिर्फ एक लेन देन है, जिन्हें तुम्हारी ऊर्जा चाहिए जिंदा महसूस करने के लिए, मगर वो तुम्हें कभी लौटाते नहीं। उनके साथ तुम सिकुड़ जाते हो, खुद पर शक करने लगते हो। वहां से लौटकर लगता है जैसे तुम कुछ कम हो गए हो,
ये दोष देने की बात नहीं, ये डिज़ाइन की सच्चाई है। तुम्हारी आत्मा हर सॉकेट के लिए बनी ही नहीं, वो तो सिर्फ उन्हीं के लिए बनी है जो तुम्हारा रास्ता रोशन करें। लेकिन हमें सिखाया जाता है कि इसे नज़रअंदाज करो। हमें कहा जाता है कि शिष्ट रहो, सालों पुराने रिश्तों में टिके रहो, चाहे वो तुम्हें चूसते हों। सिर्फ पैसे के लिए उन नौकरियों में पड़े रहो जो तुम्हें मार रही हैं। उन लोगों से प्यार करो जो तुम्हें खाली कर देते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। पर सच ये है, अगर कोई सर्किट तुम्हारी चिंगारी बुझा दे, वो गलत है, चाहे कोई भी बहाना हो। और इससे भी गहरी सच्चाई ये है, सिर्फ इसलिए कि कोई अपनी बैटरी तुमसे चार्ज करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें भी चार्ज करेगा। दूसरों के लिए ऊर्जा का पावर सोर्स बनने और दोनों आत्माओं को पोषित करने वाले पावर लूप में फर्क होता है। पहला तुम्हें जला डालेगा, दूसरा तुम्हें बनाएगा। याद करो, जब तुम सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करते थे, तुम कहाँ थे, किसके साथ थे, क्या कर रहे थे, कौन सा म्यूजिक बज रहा था, कौन सी कहानियां तुम्हारे दिल को छू रही थीं, कौन सा माहौल तुम्हारे फेफड़ों को ऐसा लगने दे रहा था कि अब तुम सच में सांस ले पा रहे हो। वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो तुम्हारी आत्मा की फुसफुसाहट थी। यही तुम्हारा सर्किट है। और अगर तुमने अभी तक इसे नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं खो गया है। बस तुम्हारी बैटरी अब भी ढूंढ रही है, अब भी सही कनेक्शन के लिए स्कैन कर रही है। और ये तलाश बेरहम लग सकती है, जैसे कुछ भी फिट नहीं बैठता, जैसे तुम या तो बहुत ज्यादा हो या बहुत कम, जैसे शायद तुम्हें गलत बनाया गया हो। नहीं, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अकेलापन चाहिए, गहरी बातें चाहिए, उन लोगों से दूर जाना पड़ा जिनसे कभी रोशनी मिलती थी। ये तुम्हारा सिस्टम है, इवॉल्व कर रहा है, फिर से कैलिब्रेट कर रहा है, और ये तय कर रहा है कि क्या तुम्हें सच में ऊर्जा देता है। कुछ लोग तुम्हें चार्ज करते हैं, कुछ तुम्हें खाली कर देते हैं, लेकिन तुम फिर भी वही बैटरी हो, फिर भी पूरी तरह सक्षम, फिर भी अपनी पूरी ताकत के काबिल। तुम्हें बस अपने पोर्ट्स की हिफाजत करनी है, अपनी चार्ज को संभालना है, उन लोगों, जगहों और प्रैक्टिसेस में लगना है जो तुम्हें खत्म नहीं, बहाल करती हैं। ध्यान देना शुरू करो। किसी बातचीत के बाद क्या तुम्हें साफ महसूस होता है या धुंधला? किसी काम के बाद क्या तुम्हें फैलाव लगता है या सिकुड़न? अकेले वक्त के बाद क्या तुम्हें सुकून मिलता है या तन्हाई? तुम्हारी आत्मा हमेशा इशारे देती रहती है। सुनना शुरू करो। गलत आउटलेट से खुद को हटाने में एक ताकत है, उस मिथक को अनलर्न करने में कि सब सह लेना कोई महानता है, कि अपनी चिंगारी कुर्बान करना किसी तरह का त्याग है। सच ये है, जितना ज्यादा तुम चार्ज होगे, उतनी ज्यादा रोशनी बांटोगे। जितना ज्यादा जिंदा होगे, उतनी ही प्रेरणा बनोगे। जितना ज्यादा सही सर्किट से जुड़े रहोगे, उतने और लोग तुम्हारी चमक देखकर अपना कनेक्शन ढूंढ सकेंगे। तुम इस दुनिया के कर्जदार हो, अपनी ऊर्जा के, अपनी थकावट के नहीं। तो सर्किट बदलो, चाहे इसका मतलब हो उन चीजों से दूर जाना जो कभी जानी पहचानी लगती थीं, चाहे इसका मतलब हो अकेले वक्त बिताना ताकि फिर से चार्ज हो सको, चाहे इसका मतलब हो उन लोगों को नहीं कहना जो बस लेते रहते हैं, क्योंकि कहीं बाहर ऐसी आत्माएं हैं जो तुम्हारी ही वोल्टेज पर ट्यून हुई हैं। और जब तुम एक दूसरे को ढूंढोगे, जब कनेक्शन होगा, वो चार्ज अनमिस्टेकेबल होगा। सिर्फ जीना नहीं, सिर्फ बचना नहीं, बल्कि आग, मकसद, सृजन। तुम एक बैटरी हो, अपनी करंट की रक्षा करो, क्योंकि जब तुम पूरी तरह चार्ज हो जाते हो, तब तुम सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं रोशन करते, तुम दूसरों का रास्ता भी उजला कर देते हो। द कट बिटवीन लाइव्स। तुम सिर्फ एक जिंदगी नहीं जीते, तुम कई जिंदगियां जीते हो, सब एक ही स्किन में, एक ही हड्डियों में, एक ही नाम के साथ। लेकिन हर वर्जन के बीच एक कट होता है, एक अदृश्य घाव, जो उस इंसान की मौत का निशान होता है जो तुम कभी थे, और उस नए के जन्म का जिसे तुम अगले पल बन गए। ये कोई छोटे बदलाव नहीं होते, ये सिंबॉलिक डेथ्स होते हैं, ऐसे लम्हे जो तुम्हें चीरकर कुछ नया छोड़ जाते हैं, कुछ ऐसा जो कहने में मुश्किल हो। तुमने ये महसूस किया है, कोई रात जब तुम सो नहीं सके क्योंकि तुम्हारी पुरानी जिंदगी अब तुम्हें फिट नहीं बैठती थी, कोई बातचीत जिसने तुम्हारी सर्टेनिटी तोड़ दी, कोई ऐसा खोना जिसने तुम्हें खाली कर दिया, कोई रियलाइजेशन जिसने वो सब जला दिया जो तुम्हें सच लगता था। यही वो कट्स हैं जिंदगियों के बीच,
बाहर से ये खून नहीं बहाते, लेकिन अंदर से ये पूरी टाइमलाइंस काट देते हैं। तुम एक दिन उठे और तुम्हें महसूस हुआ कि अब पहले जैसी हंसी नहीं आती, पहले जैसी बातों पर भरोसा नहीं होता। वो आदतें जो कभी तुम्हें सुकून देती थीं, अब पराई हो गईं। ऐसा इसलिए नहीं कि तुमने कोशिश नहीं की, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा कोई हिस्सा मर गया था और उसके साथ तुम्हारी पूरी एक जिंदगी चुपचाप चली गई, बिना शोर के, बिना किसी रस्म के। जैसे ब्रह्मांड ने फुसफुसाकर कहा हो, अब तुम यहां नहीं रहते। कोई इन मौतों को नहीं देखता। ये शांत होती हैं, भीतर की, लेकिन असली होती हैं और चुभती हैं। मासूमियत का अंत, किसी भरोसे का ढह जाना, उस दरवाजे का बंद हो जाना जिसे तुमने खुला रहने की मिन्नत की थी। ये महसूस करना कि अब तुम अपनी ही परछाई में अजनबी हो गए हो। ये फेजेस नहीं हैं, ये पैसेजेस हैं, क्रॉसिंग्स हैं, और ये हमेशा ग्रेसफुल नहीं होती। कभी कभी तुम्हें रेंगते हुए पार करना पड़ता है, नाखूनों से रास्ता बनाते हुए, ये भी नहीं जानते कि आखिर जा कहाँ रहे हो। कभी कभी तुम उन लोगों को खो देते हो जो तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। कभी कभी तुम अपने पुराने जीवन की भाषा भूल जाते हो क्योंकि वो अब तुम्हारी आत्मा के आकार में नहीं बैठती। और फिर भी तुम बच जाते हो। वो घाव जो जिंदगियों के बीच बना, वो कमजोरी नहीं, वो सबूत है। सबूत कि तुमने वो छोड़ दिया जो अब तुम्हारे काम का नहीं था, कि तुमने खुद को अजनबी बनने दिया, कि तुमने आग का सामना किया और बदले हुए निकले। न शुद्ध हुए, न परफेक्ट, लेकिन ट्रांसफॉर्म्ड। हम ग्रोथ को ब्लूमिंग मानते हैं, लेकिन वो टूटना भी है, वो स्किन उतारना भी है, वो अपने हिस्सों को मरने देना भी है, ताकि कुछ और, कुछ अनाम जन्म ले सके। तुम कोई एक सेल्फ नहीं हो जो एक ही रास्ता चल रहा हो। तुम सेल्व्स की एक सीक्वेंस हो जो अदृश्य घावों से सिले हुए हैं। और हर बार जब तुम उन थ्रेशोल्ड्स को पार करते हो, एक पल ऐसा आता है, वजनहीनता का, एक लिमिनल स्पेस, जहां तुम अब वो नहीं हो जो थे, बट अभी वो भी नहीं हो जो बनने वाले हो। वो जगह डरावनी होती है, जैसे कुछ भी न होना, लेकिन वहीं असली ताकत रहती है। वहीं तुम वो बनते हो जो तुम्हें सिखाया गया था, उससे कहीं ज्यादा। तुम पहले ही कई जिंदगियां जी चुके हो। सोचो, एक वर्जन था जो मानता था कि प्यार मतलब खुद को मिटा देना। एक और जो सोचता था कि चुप रहना ही ताकत है। एक और जिसे लगता था कि सक्सेस ही सेफ्टी है। और तुमने उन सबको उतार दिया, एक एक कर, आसानी से नहीं, लेकिन जरूरी था। और जो इंसान अब तुम हो, वो उन्हीं पुराने वर्जन्स की हड्डियों से बना है। उनसे हॉन्टेड नहीं, बल्कि उनसे खड़ा हुआ। और तुम अब भी खत्म नहीं हुए, और कट्स होंगे, और सिंबॉलिक डेथ्स, और नई रेजरेक्शंस जो तुम्हें आसमान की तरफ देखते हुए छोड़ेंगी, जैसे तुमने उसे पहले कभी देखा ही नहीं। और हर बार तुम कुछ और कम परिभाषित हो जाओगे, ज्यादा फ्लूइड, ज्यादा असली। तुम मैं कौन हूं पूछना छोड़ दोगे और पूछोगे मैं अब कौन हूं। तुम अपने पुराने सेल्फ में लौटने की कोशिश छोड़ दोगे और उस इंसान का सम्मान करोगे जो आग से निकलकर बना। क्योंकि सच ये है, तुम्हारी जिंदगी कोई एक कहानी नहीं है, वो सेल्फ्स की एक लाइब्रेरी है। कुछ टूटी हुई, कुछ अधूरी, कुछ फिर से जन्मी हुई, और हर घाव एक चैप्टर मार्कर है, कहता हुआ यहाँ कुछ खत्म हुआ और कुछ नया शुरू हुआ। तो जब तुम्हें लगे कि तुम खो गए हो, जैसे जमीन ही गायब हो गई हो, डरना मत। तुम क्रॉसिंग में हो, तुम मिड ट्रांसफॉर्मेशन में हो। वो इंसान जो बनने वाला है अभी खुद को सी रहा है, और वो इंतजार कर रहा है कि तुम अपने पुराने सेल्फ का शोक करना छोड़ो, ताकि देख सको कि तुम क्या बनने लगे हो। जिंदगियों के बीच का कट कोई डरने की चीज नहीं, वो सम्मान करने की चीज है, क्योंकि वो साबित करता है कि तुम में बदलने की हिम्मत थी, आगे बढ़ने की, उस सेल्फ को छोड़ने की जिसे तुमने कभी प्यार किया। इवन अगर वो सब कुछ था जो तुम जानते थे, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम जिंदगियों के बीच हो, और अगली जिंदगी वो पहले से तुम्हें छूने के लिए बढ़ रही है।